नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। डाउटनेट की इस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है अमित और मैं हूं आपका सामाजिक विज्ञान का अध्यापक। बच्चा पार्टी, आज हम क्या करेंगे तो आपका हिस्ट्री का एक बहुत ही प्यारा सा चैप्टर है जिसका नाम है फ्रांसीसी क्रांति। इसका आज हम वन शॉट करने वाले हैं, यानी कि एक लेक्चर में जो है हम पूरे चैप्टर को कवर करने वाले हैं, डिटेल में पढ़ेंगे। और भाई एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू की बात करूं तो ये जो चैप्टर है बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो आपको शुरू से लेकर एंड तक जो है चीज़ों को समझते हुए चलना है, और जो भी मैं बोलूँ ना उसमें थोड़ा सा आपको कहानी की तरह सुनना है, ठीक है ना। कोर्स की तरह मत लेना कि चैप्टर है, सिलेबस की तरह मत लेना। कहानी की तरह सुनना है। कहानी सुना रहा हूँ मैं, 1 घंटे में जो कहानी है खत्म हो जाएगी। 1 घंटे कोशिश करूंगा 1 घंटे में कंप्लीट हो जाए, उससे कम में कंप्लीट हो जाए, ठीक है ना। तो डिटेल में चलने वाले हैं, एक एक चीज को हम डिटेल में समझेंगे। और आपको करना क्या है, आपको बस ईयरफोन कान में लगाना है अपना। ईयरफोन नहीं है तो ऐसे थोड़ा सा शांति वाली जगह पे आके बैठ जाओ, और क्या करना है बस सुनना है मेरे को, ठीक है। तो फ्रांसीसी क्रांति की बात कर लेंगे। सबसे पहले भाई हम क्रांति शब्द का मतलब जानते हैं। सबसे पहले क्रांति होती क्या है, क्रांति का मतलब होता क्या है। तो क्रांति का मतलब होता है बदलाव। जब लोग जो है बदलाव चाहते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम क्रांति बोलते हैं। अच्छा, बदलाव किस चीज की बदलाव की बात हो रही है यहाँ पे। तो जब लोग अपनी सरकार को, ठीक है, या फिर अपनी जो राजा हैं उनका बदलाव चाहते हैं, उनमें कुछ बदलाव चाहते हैं या फिर उनका बदलाव चाहते हैं, तो उसे हम क्या बोल देते हैं, क्रांति, ठीक है। तो भैया फ्रांसीसी क्रांति की बात करूं, फ्रांस कहां पे है। तो भैया फ्रांस की अगर मैं बात करूं, फ्रांस है यूरोप में। फ्रांस कहाँ है, यूरोप में एक देश है। जैसे हमारा जो भारत देश है कहाँ पे है, तो ये एशिया में है। वैसे ही जो फ्रांस है वो कहाँ पे है, तो वो यूरोप नाम के एक महाद्वीप पे है, ठीक है। तो वहां पे फ्रांस में जब एक क्रांति हुई थी भाई, इसके बारे में जो है हम जानेंगे, ठीक है। अब आप कहोगे सर क्रांति तो बहुत जगह हुई है, तो हम फ्रांस की ही क्रांति के बारे में क्यों बात कर रहे हैं। फ्रांस के अलावा भी भैया बहुत जगह क्रांति हुई है, अलग अलग देशों में क्रांति हुई है। तो भैया हम फ्रांस की ही बात क्यों कर रहे हैं, तो इसका भी एक कारण है, क्योंकि इस फ्रांस की क्रांति ने ना नई नई चीजों को जन्म दिया बेटा। जैसे कि लिबर्टी, इक्वालिटी, इन सारी जो चीजों को जन्म दिया है ना, वो फ्रांसीसी क्रांति की वजह से ही इन चीजों का जन्म हुआ है। और कहीं ना कहीं आप बोल सकते हो आज दुनिया भर में आप हर देश में डेमोक्रेसी देखते हो, ठीक है ना, जहां लोग जो है वो राज कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं आप बोल सकते हो बेटा फ्रांस की ही देन है, ठीक है। होता है ना कि कोई चीज शुरू हो जाती है, फिर दूसरे लोग फॉलो करने लगते हैं। तो वो शुरुआत जो हुई थी ना बेटा, वो कहां से हुई थी, वो फ्रांस से हुई थी, ठीक है। तो इसलिए जो है ये चैप्टर जो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, और इसे ही जो है हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो ये जो फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी, तो भैया ये हुई थी 1789 में, ठीक है ना। ये जो डेट है बेटा, ये यहां पे याद रख लेना, बचा के रख लेना, भूलना नहीं है इस डेट को। तो फ्रांसीसी क्रांति हुई कब थी, तो 1789 में हुई थी। और इस क्रांति ने जो है आप बोल सकते हो पूरे का पूरा फ्रांस ही नहीं, बाकी दुनिया के जो दूसरे देश थे उन्हें भी बदल के रख दिया। उन्हें भी ये जो आग थी भाई, क्रांति की जो आग थी, वो हर देश में फैली है। ऐसा नहीं है सिर्फ फ्रांस में तो हुई सो हुई, लेकिन दूसरे जो देश थे वो भी इससे काफी प्रभावित होते हैं, ठीक है। इसे ही हम जो है डिटेल में कवर करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं भैया कि समाज की। फ्रांस का उस समय जो समाज था भाई, वो कैसा था, सबसे पहले उसके बारे में जो है हम बात कर लेते हैं। किस तरीके के लोग थे भाई, ठीक है। सबसे पहले हमें समझना है ना कि फ्रांसीसी क्रांति तो ठीक है, वो क्रांति तो हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन फ्रांस का उस टाइम जो समाज था, लोग थे, वो कैसे थे, कैसे बटा हुआ था समाज। जैसे हम भारत की बात करें, भारत में हिंदुओं में क्या होता है, अलग अलग वर्गों में जो लोग हैं बटे हुए होते हैं, अलग अलग वर्णास होते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य। वैसे ही भाई फ्रांस जो था, फ्रांस का जो समाज था बेटा, वो भी अलग अलग भागों में बटा हुआ था। उसकी हम थोड़ी बात कर लेते हैं, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं भाई प्रथम वर्ग के बारे में, ठीक है। 3 वर्ग में डिवाइड था भाई, जो फ्रांस का आप बोल सकते हो समाज है, वो 3 वर्ग में जो है विभाजित था। एक था भैया प्रथम वर्ग, जिसे हम क्या बोलते थे, पादरी वर्ग बोलते थे। दूसरा था द्वितीय वर्ग, या फिर आप बोल सकते हो द्वितीय स्टेट। और तीसरा था भाई तृतीय स्टेट, ठीक है। प्रथम स्टेट, द्वितीय स्टेट और तृतीय स्टेट। अगर मैं बेटा प्रथम स्टेट की बात करूं, तो इसमें कौन लोग आते थे, तो उसमें जो भी पादरी वर्ग है, जो भी चर्च का काम संभालते हैं, चर्च के पादरी हो गए, और जो इनसे जुड़े हुए लोग हैं, वो आप बोल सकते हो बेटा प्रथम स्टेट में आया करते थे। वही मैं बात करूं बेटा द्वितीय स्टेट की, तो द्वितीय स्टेट में बेटा कुलीन वर्ग जो है आया करता था। द्वितीय स्टेट में कौन आता था, तो कुलीन वर्ग जो है आया करता था, ठीक है। कुलीन वर्ग क्या होता है भाई, जो पैसे वाले लोग हैं भैया, जो ऑडी मर्सिडीज से चलते हैं, ठीक है, जो महलों में रह रहे हैं, तो उसमें आया करते थे, ठीक है। अब बात कर लेते हैं भैया तृतीय स्टेट। तृतीय स्टेट में कौन आते थे, तो तृतीय स्टेट भी भाई 3 भागों में डिवाइड था। एक में थे भैया बड़े बड़े व्यापारी या व्यवसायी वगैरह, अदालती कर्मचारी, वकील, डॉक्टर वगैरह, किस में आते थे, तृतीय स्टेट में। और तृतीय स्टेट में जो 3 हिस्से हैं भाई, ठीक है। पहले में कौन आ गए, बड़े बड़े व्यापारी वगैरह, जो पढ़े लिखे लोग हैं, ठीक है। फिर किसान और कारीगर वगैरह आ गए, और फिर इसमें छोटे किसान और जो भूमिहीन किसान है और जो मजदूर गरीब लोग जो हैं, वो तीसरे में आते थे। कहने का मतलब क्या है भाई, 3 वर्ग हैं,
3 वर्ग में पादरी वर्ग आ गया पहले स्टेट में, दूसरे में कौन आ गया, कुलीन वर्ग आ गया, यानी कि जो अमीर अमीर लोग हैं। कुलीन वर्ग मतलब जिनके पास बहुत सारी प्रिविलेजेस हैं, ठीक है ना, जो भैया जन्म से ही इनके पास कुछ विशेषाधिकार है, ठीक है, उन्हें हम क्या बोलते हैं, उन्हें कुलीन वर्ग का बोलते थे, ठीक है। तृतीय स्टेट की मैं बात करूं बेटा, तृतीय स्टेट जो था वो भी 3 हिस्सों में डिवाइड था। तृतीय स्टेट भी 3 हिस्सों में डिवाइड था। एक में क्या थे, एक में जो मिडिल क्लास लोग होते हैं, जो बाद में मध्यम वर्ग के लोग कहलाए, उसे हमने बोल दिया बेटा तृतीय स्टेट का पहला वाला हिस्सा, ठीक है। यानी कि जो थोड़े पढ़ लिख गए थे, इनके थोड़ा बहुत पैसा था, व्यापार करके बिजनेस करके जो है पैसा कमा लिया, तो उसमें आगे। दूसरे में कौन थे भैया, जो किसान वगैरह हैं और जो कारीगर वगैरह हैं। और तीसरे में तो बिल्कुल ही जो गरीब लोग हैं, यानी कि जो छोटे किसान हैं बहुत, ठीक है, या फिर जो भूमिहीन किसान हैं, जो मजदूरों की तरह काम करते हैं दूसरे खेतों में, वो इसमें आते थे, ठीक है। तो सबसे पहले बेटा हम बात कर लेते हैं उभरता मध्यम वर्ग के बारे में। अब इसका मतलब क्या हुआ, मध्यम वर्ग का मतलब क्या होता है, मिडिल क्लास, ठीक है। मिडिल क्लास, जैसे आप बोलते हो ना कि भैया हम मिडिल क्लास से हैं। अब मिडिल क्लास कौन लोग होते हैं, तो भैया मिडिल क्लास वो लोग होते हैं जो ना तो भूखे मर रहे हैं, भैया उनके पास खाने को है, 3 टाइम का खा रहे हैं, बढ़िया खा रहे हैं, लेकिन भैया ये कहो कि बहुत ज्यादा पैसा कि वो ऑडी मर्सिडीज में घूमे और 4 BHK के भाई बड़े बड़े आलिशान फ्लैट्स में रहे, तो ऐसा भी नहीं है। यानी कि क्या है भाई, जैसे हम लोग हैं ना, हम लोग कैसे हैं भाई, मिडिल क्लास है ना। अब ऑडी नहीं है मेरे पास, ठीक है, लेकिन भैया फिर भी ऐसा नहीं है ना कि बिल्कुल ही जमीन पे चल रहे हैं, थोड़ा बहुत पैसा है भाई, खा पी लेते हैं, थोड़ा सी जिंदगी की मौज मार लेते हैं, बस वही है। तो ये किस में आते हैं भाई, ये मध्यम वर्ग में आते हैं, ठीक है ना। तो उभरता मध्यम वर्ग का मतलब क्या है, तो अभी मैंने देखो बताया आपको, ये देखो, ये ध्यान से देखो, जो ये तीसरी स्टेट था, तीसरे स्टेट का बेटा जो ये वाला हिस्सा देख रहे हो ना आप, ये वाला पहला वाला, पहले वाले की मैंने बात की है, जिसमें बड़े बड़े व्यापारी, अदालती कर्मचारी, वकील, डॉक्टर वगैरह जो इसमें आ रहे हैं, ये इन्हें बाद में बोला गया बेटा मध्यम वर्ग का। क्यों बोला गया, कि ये लोग जो है थोड़े से पढ़ गए थे, इनके पास थोड़ा बहुत पैसा आने लगा था, ठीक है। चलिए, तो 18वीं सदी में बहुत से लोगों ने विदेशी व्यापार और सामान के उत्पादन को के जरिए धन कमाया। अब हुआ क्या बेटा, 18वीं शताब्दी के एंड में आते आते आप बोल सकते हो 19वीं शताब्दी की शुरुआत में ही आप बोल सकते हो औद्योगिकरण शुरू हो चुका था, औद्योगिक क्रांति आ चुकी थी, बड़ी बड़ी मशीनें बन गई थी, ठीक है ना, लोग बिजनेस कर रहे थे। तो यहाँ पे एक नया वर्ग उभर के आता है, जिसमें लोग जो है वो बिजनेस करके, धंधा करके जो है बेटा पैसे कमा रहे थे, ठीक है ना। इन्हें कौन से वर्ग का बोला गया, तो इन्हें आप बोल सकते हो मध्यम वर्ग का बोला गया। इन्हें क्या बोला गया, इन्हें आप बोल सकते हो मध्यम वर्ग का बेटा जो है बोला गया, ठीक है। यह समाज में एक नया वर्ग था, ठीक है। वैसे तीसरे स्टेट में ही आते थे बेटा, ध्यान रखना, ये जो मध्यम वर्ग है बेटा, ये तीसरे स्टेट में ही आया करता था, लेकिन फिर भी भाई इसे हमने एक नया वर्ग के नाम से जाना, जो था भैया मध्यम वर्ग, ठीक है ना। अब इसमें कौन कौन आते थे, तो भैया इसमें कोर्ट के अधिकारी हो गए, वकील, प्रशासनिक अधिकारी, ठीक है ना, व्यापारी वगैरह, ये सब जो है आप बोल सकते हो बेटा मध्यम वर्ग में आ जाया करते थे, ठीक है। अच्छा, अब बात कर लेते हैं, टैक्स और भोजन की कमी के विरोध में किसान और मजदूरों ने कई आंदोलन किए थे, परंतु इन आंदोलनों से जो है समाज में कोई भी बदलाव नहीं आया था। अब बात कर लेते हैं भैया 1889 की क्रांति की पहले की। अब ऐसा नहीं था बेटा आंदोलन नहीं हुए थे, उससे पहले भी जो है छोटे मोटे आंदोलन हुए थे, लेकिन कुछ बदलाव नहीं आया था। जैसा आपके मन में प्रश्न आया होगा, 1789 से पहले भी कोई आंदोलन हुआ था, हाँ बहुत सारे आंदोलन हुए थे और इन लोगों ने ही किए थे। जैसे ज्यादा टैक्स की मांग है, भोजन की कमी है, ठीक है, इसके लिए जो विरोध हो रहे थे वो पहले भी होते रहे हैं, लेकिन वो इफेक्टिव नहीं थे, मतलब उनसे कुछ बदलाव देखने को जो है नहीं मिला। अब लेकिन बदलाव कब आया, तो बदलाव भैया जब 1789 में क्रांति होती है, उसी के बाद से जो है बदलाव देखा जाता है, ठीक है। इसलिए अब सामाजिक और आर्थिक ढांचे में बदलाव की जिम्मेदारी जो है मध्यम वर्ग में आ गई थी। अब सुनो हुआ क्या भाई, अब यहाँ पे देखो, एक तो गरीब लोग हैं, अनपढ़ हैं, जिन्हें कुछ पता नहीं है, जो ऐसा माना करते थे भैया जो राजा है वही सर्वोच्च है, राजा से ऊपर कोई होता ही नहीं है, और जो राजा है ना उसे जनता ने चुन के भेजा है, उसे जनता ने नहीं, उसे भगवान ने चुन के भेजा है। जो जनता थी, थोड़ा सा करेक्ट करूंगा, जो जनता थी बेटा वो ये मानती थी कि जो उनका राजा है ना उसे भगवान ने चुन के भेजा है, और वो जो निर्णय ले रहा है वही सही है। और अगर आप राजा से प्यार करते हो वही राष्ट्रवाद है, ठीक है ना। राष्ट्रवाद क्या, अगर आप राजा से प्यार करो, तो लोग ऐसा माना करते थे। लेकिन भैया जब से मध्यम वर्ग उभरा, अब होता है ना बेटा, जब आप किसी इंसान को पढ़ा लिखा देते हो, कोई इंसान जब पढ़ लिख जाता है ना, तो उसका जो माइंड होता है वो थोड़ा सा क्वेश्चनिंग हो जाता है, उसका ब्रेन कैसा हो जाता है, क्वेश्चनिंग हो जाता है, वो क्वेश्चन पूछता है कि ऐसा क्यों। तो ये जब मध्यम वर्ग उभर रहा था, इनके पास थोड़ा बहुत पैसा आ रहा है, इनके बच्चे पढ़ रहे हैं, एजुकेट हो रहे हैं, ठीक है ना, वकील वगैरह भाई कानून पढ़ रहे हैं, ठीक है, तब उनके मन में प्रश्न आना शुरू हुए कि यार हम क्यों इनके पीछे पड़े हुए हैं, ठीक है ना, हम क्यों इनकी बातें मान रहे हैं, ये राजा होता कौन है हमें ऑर्डर देने वाला, ये राजा होता कौन है हम पे ज्यादा टैक्स लगाने वाला। तो ये जो चीज है भाई, ये सवाल जो है बेटा मध्यम वर्ग के लोगों के अंदर आने लगे थे, और फिर यहां से ही जो है आप बोल सकते हो बदलाव शुरू हो जाता है, बदलाव की लहर जो है वो शुरू हो जाती है। तो आई होप आपको इतना जो है क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना। चलिए, अब हुआ क्या बेटा, अब एक चीज और बेटा मैं बताना भूल गया आपको, याद रखना। अब देखो ये जो वर्ग है ना बेटा, आपको ये दिख रहा है, ये जो वर्ग है बेटा आपको ये दिख रहा है, 3 वर्ग जो है, इसमें एक चीज मैं आपको बताना भूल गया बेटा,
इसमें जो टैक्स का भार था बेटा, यानी कि जो टैक्स लिया जाता था वो सिर्फ किससे लिया जाता था, वो सिर्फ आप बोल सकते हो तृतीय स्टेट के लोगों से लिया जाता था। बाकी द्वितीय स्टेट और प्रथम स्टेट पे क्या थी, इन्हें छूट दे रखी थी, टैक्स में भैया इन्हें छूट दे रखी थी, इन्हें कोई भी टैक्स देने की जरूरत नहीं थी। तो अब ये क्या है, अभी वैसे तो आपको बहुत सही लग रहा होगा, ठीक है 3 वर्गों में डिवाइड है, क्या बुराई है इसमें, लेकिन बुराई थी बेटा। जो भी टैक्स वगैरह लिया जाता था वो सिर्फ किससे लिया जाता था, वो तृतीय स्टेट के लोगों से लिया जाता था। तो आपको ये जो चीज है बेटा वो भी पता होनी चाहिए, ठीक है। चलिए अब बात कर लेते हैं भैया उस समय के दार्शनिकों। अच्छा, दार्शनिक कौन होते हैं, इसे इंग्लिश में बोलते हैं फिलोसोफर, ठीक है, फिलोसोफर बोलते हैं ऐसे इंग्लिश में। तो अगर दार्शनिकों की बात करूं बेटा, ये होते कौन है, जो अपने विचारों से सामने वाले को प्रभावित करते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम दार्शनिक बोलते हैं, ठीक है। अपने जो विचार हैं, जो भी आइडिया हैं, अब मान लो कोई भी इंसान होता है, आपने देखा होगा, उससे आप काफी प्रभावित हो जाते हो। जैसे आपने यूट्यूब पे देखा होगा, संदीप माहेश्वरी हो गए, बड़े बड़े जो हैं दार्शनिक है, जो अपना ज्ञान देते हैं, और उनसे आप प्रभावित होते हो, उनकी जो बात है वो आप मानने लगते हो। क्यों, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ टैलेंट होता है उनमें यार, वो अपनी बातें मनवा लेते हैं, अल्लाह अगर वो कुछ गलत बोल रहे हैं ना, उसे भी सही प्रूफ कर देते हैं, ठीक है। तो भैया बड़े बड़े जो फिलोसफर थे, ठीक है, जैसे जॉन लॉक हो गए, रूसो हो गए, इन्होंने क्या दिया, इन्होंने भैया क्या करना शुरू किया, इन्फ्लुएंस करना शुरू किया लोगों को, ठीक है। अब लोग जो है पढ़ लिख गए थे, मध्यम वर्ग उभरने लगा था। अब इनकी जो किताबें हैं, इनकी छापी हुई जो किताबें हैं, लोगों ने पढ़नी शुरू कर दी। और जब पढ़नी शुरू कर दी तो होता क्या भाई, एक किताब जो है आप जब किसी को पढ़ा रहे हो, फिर वो जो आइडिया है वो खुद शेयर करेगा दूसरों से, दूसरा किसी तीसरे से शेयर करेगा, तो ऐसे क्या होता है, ऐसे भैया आप बोल सकते हो एक बाहर आ जाती है। जैसे आज के टाइम पे होता है ना कि लोग जब नाई की दुकान पे बाल कटवाने जाते हैं तो अखबार वगैरह पढ़ने लगते हैं, ठीक है। तो ऐसे पहले भी क्या हुआ करता था, पहले भी ऐसे जब लोग थे, जब बैठा करते थे नुक्कड़ों पे और वो नाई की दुकानों पे, उस समय इन्हीं सारी चीजों की बातें हुआ करती थी, ठीक है ना। तो इनके जो आर्टिकल्स वगैरह हैं लोग पढ़ के सुनाया करते थे, और कोई एक बीच में बंदा पढ़ा लिखा हुआ करता था मध्यम वर्ग का, वो पढ़ के अनपढ़ लोगों को सुनाया करता था, ठीक है ना। तो ऐसे जो लोग हैं उन्होंने आपस में ज्ञान देना शुरू कर दिया एक दूसरे को, ठीक है ना। चलिए, दार्शनिकों और राजनीतिक चिंतकों के विचार किताबों के माध्यम से जो है लोगों तक पहुंचाए गए। तो वही बात आ गई, ये अपने जो विचार हैं वो न्यूज़पेपर के माध्यम से, जिसमें आर्टिकल्स होते थे, ठीक है ना, और जो किताबें हैं इनके माध्यम से जो है लोगों तक पहुंचाया करते थे। हर जगह लोग इन बातों पर चर्चा करते थे ताकि अनपढ़ लोग भी जो है लिखी बातों पर जान सके, ठीक है। अब यहाँ पे इनकी चर्चाएं भी हुआ करती थी, और जो भैया अनपढ़ हैं, जो पढ़ना नहीं जानते, तो उन्हें पढ़ के सुनाया भी जाता था, ठीक है। तो ये सारी जो चीजें बेटा वो हुआ करती थी। अच्छा, अब यहाँ पे हुआ क्या भाई, इसी बीच लोगों में यह बात फैलने लगी कि लुईस ओलिवा टैक्स बढ़ाना चाहता है। अब हुआ क्या बेटा, अब यहाँ पे होता है ना कि एक र्यूमर उड़ जाता है, अफवाह उड़ जाती है, अफवाहें ऐसी तोड़ती हैं। तो यहाँ पे एक ऐसी बात फैलने लगी कि भैया जो लुईस ओलिवा है ना, अब लुईस ओलिवा कौन है, तो ये राजा था, ये उस टाइम नया राजा बना था फ्रांस का। तो ये क्या करने वाला है, ये टैक्स बढ़ाने वाला है, ऐसी एक आप बोल सकते हो एक क्या फैल जाती है, एक र्यूमर फैल जाती है। इससे लोग का गुस्सा बढ़ने लगा और लोग सरकार और उनकी नीतियों के विरोध में जो है आवाज उठाने लगे। अब ये जब होता क्या था, देखो टैक्स जो लगता है, मैंने आपको ऑलरेडी बताया, जो टैक्स लगता है वो सिर्फ किस पे लग रहा है, तीसरे वर्ग पे लग रहा है, और तीसरा वर्ग ही सबसे गरीब वर्ग है। तो इस चीज का कोई सेंस आप बताओ, आप जो सबसे गरीब है उससे ही टैक्स ले रहे हो, द्वितीय वर्ग प्रथम वर्ग को तो आपने छोड़ रखा है, पादरी वर्ग हो गया, कुलीन वर्ग हो गया, इनसे तो आप कोई टैक्स ले ही नहीं रहे हो, कोई कर नहीं ले रहे। तो यहाँ पे क्या है भाई, यहाँ पे जो लोग हैं बेटा, ऑब्वियस सी बात है, उनके अंदर जो है गुस्सा आ जाएगा, ठीक है। तो लोग जो है बहुत ज्यादा नाराज थे, और जो वो सुर में सुर मिला रहे थे, यानी कि सब जो लोग हैं इकट्ठे आ चुके थे। इतना आई होप आपको जो है समझ में आ गया होगा। चीजों को बेटा जोड़ते हुए चलते रहना है, बहुत ही इजी चैप्टर है और कहानी की तरह सुनना है आपको, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। अब होती है भैया क्रांति की शुरुआत। अब क्रांति की शुरुआत कैसे हुई भैया, तो होता क्या था, सुनो, जब टैक्स बढ़ाया जाता था ना, तो बेटा राजा जो है, ठीक है, राजा है वो अकेला टैक्स नहीं बढ़ा सकता था, राजा के पास अधिकार नहीं था, टोटल पूरी तरह से अधिकार नहीं था कि वो टैक्स बढ़ाए। उसे टैक्स के लिए क्या करना पड़ता था, उसे स्टेट जनरल की मीटिंग बुलानी पड़ती थी। अब सर ये स्टेट जनरल की मीटिंग क्या है, स्टेट असेंबली में उसे क्या करना पड़ता था, स्टेट जनरल जो है उनकी मीटिंग बुलानी पड़ती थी। यहाँ कहने का मतलब क्या है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि फ्रांस का जो समाज था बेटा वो 3 भागों में विभाजित था, प्रथम स्टेट, द्वितीय स्टेट, तृतीय स्टेट। तो राजा को टैक्स बढ़ाने के लिए इन तीनों स्टेटों के जनरल के साथ जो है मीटिंग करनी पड़ती थी। बिना इनके कंसल्ट के जो है आप टैक्स नहीं बढ़ा सकते। तो यहां पे एक नियम था फ्रांस में कि भैया जब भी आपको टैक्स बढ़ाना है ना, तो आपको तीनों स्टेटों के जो लोग हैं इन्हें बुलाना पड़ेगा, और फिर जो सलाह मशवरा होगा उसके बाद जो भी निकलेगा निष्कर्ष, उसके अकॉर्डिंग जो है टैक्स बढ़ाया जाएगा। तो यहां पे हुआ क्या भाई, टैक्स बढ़ाने के प्रस्ताव को पास करने के लिए लुईस ओलिवे ने जो है स्टेट जनरल की असेंबली बुलाई। स्टेट जनरल की असेंबली कुछ भी नहीं थी बेटा, इसमें क्या था, इसमें तीनों वर्ग के जो लोग हैं वो आपस में मिले थे और उन्होंने सलाह मशवरा किया था कि टैक्स बढ़ाना है या नहीं बढ़ाना है। एट द एंड किसकी बात मानी जाएगी, एट द एंड तो राजा की ही बात मानी जाएगी, लेकिन फिर भी एक फॉर्मेलिटी होती थी कि भैया हमने मीटिंग करेंगे, उसमें सलाह मशवरा होगा,
और जो भी राजा जी बोलेंगे वो बता दिया जाएगा, ठीक है, वो जो है रूल फोर्स में आ जाएगा। चलिए, तो 5 मई 1789, ठीक है, याद रखना इस डेट को, 5 मई 1789 के दिन जो है 1200 प्रतिनिधि एक भवन में आए, ठीक है, और वो आपस में इकट्ठा होते हैं, ठीक है। चलिए, इनमें से पहले और दूसरे स्टेट से 300 प्रतिनिधि थे। अब सुनो यहां पे क्या था, अब जो टोटल कितने प्रतिनिधि हैं, 1200, ठीक है। तो भैया पहली स्टेट से, प्रथम स्टेट से कितने थे, तो यहां पे प्रथम स्टेट से थे 300, द्वितीय स्टेट से 300, ठीक है। और अगर मैं तृतीय स्टेट की बात करूं, तृतीय स्टेट की बेटा मैं बात करूं तो यहां से थे बेटा 600, और टोटल कितने हो गए, 1200, ठीक है, ये ध्यान से सुनना, ठीक है। अब टोटल 1200 प्रतिनिधि आए थे। प्रथम स्टेट से कितने थे, 300 थे, द्वितीय स्टेट से कितने थे, 300 थे, और तृतीय स्टेट से कितने थे, सबसे ज्यादा थे 600, ठीक है। अब ये लोग आए, अब क्या हुआ भाई, अब सलाह मशवरा हुआ। अब होता क्या है भाई, होता ये है कि भैया देखो जो किसान होते हैं, किसान और मजदूरों को असेंबली में जाने की अनुमति नहीं थी। तो इसका मतलब क्या हुआ भाई, तृतीय स्टेट में जो है वो लोग आए थे जो थोड़े पढ़े लिखे थे, यानी कि मध्यम वर्ग के लोग आए थे, ठीक है। जो अनपढ़ लोग हैं, किसान हैं, भूमिहीन मजदूर हैं, इन्हें आने की परमिशन नहीं थी। लेकिन क्या हुआ भैया, लेकिन जो भाई इनकी जो शिकायतें थी, जो 40,000 से ज्यादा चिट्ठियों में जो है तीसरे स्टेट के जो प्रतिनिधि थे वो लेके आए थे। मतलब ये जा तो सकते नहीं थे भैया, अनपढ़ हैं। इन्होंने क्या किया, इन्होंने चिट्ठी लिख के जो है, जो भी इनका प्रतिनिधित्व कर रहा था, यानी कि तीसरे स्टेट के जो लोग थे, जो तीसरे स्टेट के लोगों को रिप्रेजेंट कर रहे थे, वो इनकी शिकायतें लेके आते हैं। 40,000 चिट्ठियां आती हैं, यानी कि तीसरे स्टेट के जो लोग हैं, जो इनका प्रतिनिधित्व कर रहे थे, वो 40,000 शिकायतें लेके आते हैं किसके पास में, राजा के पास में, यानी कि स्टेट जनरल की मीटिंग में, ठीक है। उस समय के नियम के अनुसार हर स्टेट का एक वोट होता है। अब हुआ क्या, देखो दिक्कत यहां पे क्या थी, यहां पे होता क्या था, यहां पे वोट होता था, ठीक है। वोट इन द सेंस टैक्स बढ़ाना है या टैक्स नहीं बढ़ाना, ठीक है। अब यहां पे वोटिंग हुआ। दिक्कत यह थी भैया कि हर स्टेट का सिर्फ एक वोट था, यानी कि प्रथम स्टेट का एक वोट, द्वितीय स्टेट का एक वोट, तृतीय स्टेट का जो है एक वोट, यानी कि टोटल कितने वोट हो गए, 3 वोट हो गए। अब आप कहोगे कि सर ये तो गलत है, बिल्कुल गलत है भाई। अब भैया कायदे के अनुसार तो क्या होना चाहिए, कायदे से तो आप बोल सकते हो हर इंसान का जो है एक वोट होना चाहिए, 1 पर्सन इक्वल्स टू 1 वोट, ठीक है। कायदे से तो बेटा ये होना चाहिए, है ना। लेकिन यहां पे हुआ क्या, यहां पे पूरी एक स्टेट का ही एक वोट था, प्रथम का एक वोट, द्वितीय का एक वोट और तृतीय का एक वोट, ठीक है। अब यहां पे दिक्कत हुई, यहां पे अब हुआ क्या, लेकिन तीसरे स्टेट के जो प्रतिनिधि का कहना था कि हर प्रतिनिधि का जो है एक वोट होना चाहिए। अब जो तीसरे स्टेट के लोग थे वो क्या थे, वो कह रहे थे कि यार ये तो गलत है, ऐसा थोड़ा होना चाहिए, आपको हर स्टेट के लोगों को जो है एक वोट देना चाहिए। अब कायदे से तो बिल्कुल ठीक है। अब यहां पे अब कोशिश करो ना, देखो प्रथम स्टेट एक वोट, ठीक है, द्वितीय स्टेट एक वोट। अब इन दोनों के कितने वोट हो गए, 2 वोट हो गए। और तृतीय स्टेट पूरा जिसमें 600 लोग हैं, इनका भी एक वोट। तो क्या हुआ भाई, ये ज्यादा हो गया ना, 1 वर्सेस 1। यहां पे क्या होगा, यहां पे जो प्रस्ताव है वो पास हो जाएगा। यहां पे घाटा किसका हो गया, तीसरे जो स्टेट के लोग हैं उनका घाटा हो गया। अब भैया ये जो 2 लोग हैं ये तो राजा के फेवर में वोट करेंगे ना। देखो एक जो पारदी वर्ग है, जो पादरी वर्ग है, और जो कुलीन वर्ग है, वो तो राजा के फेवर में वोट करेगा। उसे तो टैक्स बढ़ाने से कोई दिक्कत है नहीं। क्यों, क्योंकि भैया प्रथम स्टेट और द्वितीय स्टेट के लोगों को तो टैक्स देने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है ना। तो ऑब्वियस सी बात है, जो प्रथम और द्वितीय स्टेट के लोग हैं वो तो राजा के फेवर में वोट देंगे। लेकिन ये तीसरा स्टेट का तो एक ही वोट होगा ना, तो यहां पे क्या होगा, यहां पे प्रस्ताव जो है पारित हो जाएगा। तो यहां पे वही बात है, वही जो चीज है वो बोली राजा से कि राजा जी एक काम करो कि हर इंसान का जो है एक वोट होना चाहिए। तो यहां पे इनका जो प्रस्ताव है वो खारिज कर दिया जाता है, ठीक है। आई होप आपको जहां तक जो चीजें हैं वो क्लियर हुई होंगी। अब क्या होता है भाई, 20 जून को तीसरे स्टेट के प्रतिनिधि वर्साई के एक टेनिस कोर्ट में जमा हुए और अपनी एक नेशनल असेंबली की घोषणा कर दी। अब यहां पे क्या होता है, यहां पे जो लोग होते हैं बेटा नाराज हो जाते हैं। जैसे ही राजा ने क्या किया, जैसे ही राजा ने बोला कि ये सब हम नहीं मानेंगे, और यहां पे प्रस्ताव है जो पारित हो जाता है टैक्स बढ़ाने के लिए, टैक्स बढ़ाने वाला जो प्रस्ताव होता है ना वो पारित हो जाता है। अब यहां पे जो तृतीय स्टेट के लोग होते हैं वो नाराज हो जाते हैं, और 20 जून को बेटा याद रखना, 20 जून को जो तीसरे स्टेट के लोग होते हैं, इनके जो प्रतिनिधि होते हैं, यानी कि तीसरे स्टेट से जो लोग आए होते हैं असेंबली में, ये लोग एक जगह इकट्ठा होते हैं। कहां पे इकट्ठा होते हैं, तो ये भी आपको जगह का नाम भी याद रखना है, टेनिस कोर्ट में। और यहां पे क्या बनाते हैं, यहां पे बेटा ये एक नेशनल असेंबली की जो है घोषणा कर देते हैं, नेशनल असेंबली की घोषणा कर देते हैं, यानी कि खुद का जो है संविधान बनाना चाहते हैं, ठीक है। तीसरे स्टेट के लोग जो है खुद मिलकर जो है फ्रांस का संविधान बनाना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि जब तक एक नया संविधान तैयार नहीं होगा तब तक वो वहां से नहीं हटेंगे, ठीक है। तो यहां पे मांग होती है लोगों की कि नया संविधान जो है वो बनना चाहिए, जो कि राजा की शक्तियों पे क्या लगाए,
प्रतिबंध लगाए, राजा की शक्तियों पे रोक लगाए। ऐसा नहीं है कि राजा के मन में जो भी आएगा वो करेगा। एक संविधान होना चाहिए जो राजा की शक्तियों पे भी क्या करे, कंट्रोल करे। ऐसा नहीं है राजा कुछ भी कर रहा है। समझ में आ गया? चलिए, संविधान लिखने का काम जो है किसे दिया गया? तो उस टाइम के वकील थे बहुत बड़े बेटा, मियाब्बे और आबे सीए, ठीक है ना। मियाब्बे और आबे सीए को जो है संविधान लिखने का जो है काम सौंपा गया। और ये क्या कर रहे थे? ये भी बेटा आप बोल सकते हो लिख रहे थे भाई संविधान के फ्रांस के, जिसमें भैया सबको जो है बराबर अधिकार मिलेंगे। सबको क्या मिलेगा? सबको टैक्स देना पड़ेगा। ऐसा नहीं है सिर्फ तीसरे स्टेट के लोगों को टैक्स देना पड़ेगा। तो ये सारी जो चीजें हैं बेटा वो बनाने लगे। कौन भाई? मियाब्बे और आबे, तो आबे सीए। तो इन दोनों का जो नाम है बेटा आपको याद रखना है। इनकी बहुत बड़ी भूमिका रही है फ्रांस के संविधान को बनाने की। समझ में आ गया? चलिए, बहुत अच्छी बात है। अब बात कर लेते भैया और क्या क्या चीजें हुई। तो भैया उस टाइम क्या हुआ? उस टाइम जो एक चीज और हो रही थी, उस टाइम सर्दी बहुत ज्यादा पड़ रही थी भाई फ्रांस में बहुत ज्यादा सर्दी पड़ रही थी। और क्या हुआ भाई? यहाँ पे फसल जो है बेटा, फसल तबाह हो गई थी। फसल क्या हो गई थी? तबाह हो गई थी सर्दी की वजह से, ठीक है। अब जिससे क्या हुआ? जिससे भैया जो पाव रोटी है, वहां के लोग बेटा क्या खाते हैं? पाव खाते हैं। वो ब्रेड जो होती है वो खाते हैं वहां पे। जैसे हम लोग रोटी खाते हैं वैसे वहां के लोग पाव खाते थे, पाव रोटी और मीट। तो भैया पाव रोटी की जो है कीमत बहुत ज्यादा बढ़ गई। अब आपको पता है कि डिमांड बहुत ज्यादा होती है और सप्लाई कम होती है, तो क्या हो जाता है? तो यहाँ पे जो चीजों के दाम है वो बढ़ जाते हैं। अब भैया पाव रोटी तो है नहीं, क्यों नहीं है? क्योंकि फसल बर्बाद हो गई है। तो यहाँ पे क्या था? पाव रोटी के जो दाम है बेटा बहुत ज्यादा बढ़ गए। और क्या हुआ? एक दिन महिलाओं ने एक बेकरी पे धावा बोल दिया और विरोध को कुचलने के लिए पेरिस में सेना बुला ली गई, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ भाई? यहाँ पे जो बहुत सारी औरतें थी, इन्होंने क्या कर दिया भाई? इन्होंने एक बेकरी पे धावा बोल दिया और उन्हें कंट्रोल करने के लिए जो है पेरिस में जो है, पेरिस कहाँ है भाई? पेरिस फ्रांस में है भाई, जहाँ आज मतलब लोग जो है घूमने जाते हैं, छुट्टियां मनाने जाते हैं। उस टाइम पे यहाँ पे बहुत आंदोलन हुआ था, तो पेरिस में जो है सेना बुला ली गई थी, ठीक है। अब क्या हुआ भैया? उसी समय एक अफवाह फैल गई। अब एक अफवाह और फैली कि सेना को आदेश दिया गया है कि फसल को बर्बाद कर दिया जाए। अब भैया यहाँ पे क्या हुआ? उस समय एक अफवाह और फैल गई कि भैया ऐसी कोई अफवाह फैलाई गई है कि जो राजा है ना, उसने सेना को आदेश दिए हैं कि जो भी फसल, बची कुछ फसल है ना उसे भी बर्बाद कर दो। अब लोगों ने कहा कि भैया राजा तो बिल्कुल हटा गया है, अभी तक तो उसने टैक्स बढ़ाया था, चीजों के दाम महंगे किए थे, मतलब चीजों के जो दाम है वो महंगे कर दिए थे, उसने बढ़ा दिए थे। अब ये जो बची कुछ फसल है इसे भी बर्बाद कर रहा है। अब यहाँ पे लोग जो होते हैं वो बौखला जाते हैं कि भैया इस राजा को हटाओ भैया, नहीं तो ये बर्बाद कर देगा हम सबको, ठीक है ना। इससे आतंकित होकर किसानों ने गांव में किलों पर हमला कर दिया और अनाज को लूट लिया। अब यहाँ पे क्या हुआ भाई? लोग काफी बौखला गए, ठीक है। लोगों ने क्या किया? लोगों ने अब मान लो कोई ऐसे अफवाह फैला दे कि भैया अनाज खत्म हो रहा है, अनाज सब लूट लिया जाएगा, तो क्या करेंगे? लोग यहाँ पे बौखला जाएंगे। तो ऐसे ही भैया जो गांव के लोग थे भैया, इन्होंने जहां पे गोदाम थे बड़े बड़े अनाज के, वहां पे धावा बोल दिया, ठीक है ना। लगान संबंधी जो फाइलें थी बेटा, इन्हें भी जला दिया गया। लगान संबंधी फाइलें हैं, इन्हें भी जला दिया। इस आंदोलन में जो है कई लोग मारे गए बेटा, ठीक है ना। और कुछ पड़ोसी देशों में भाग गए। अब कुछ जो लोग थे भैया ये पड़ोसी देशों में भागे और कुछ जो लोग थे मारे गए, ठीक है। अब क्या हुआ? आखिरकार भाई, आखिरकार जब इतना आंदोलन हुआ, ये सब हो गया बेटा, जो लुई सोल्वे होते हैं मान जाते हैं, फाइनली मान जाते हैं। अब आपको लगेगा यार बहुत अच्छा हो गया, चलो मान गए फाइनली। अब देखो अभी तो कहानी शुरू हुई है बेटा, अभी तो यहाँ पे बहुत सारे क्या आएंगे, तो अप्स एंड डाउन्स आएंगे, तो ठीक है ना। तो आपको ये देखना है, ठीक है। चलिए, तो आखिरकार लुई सोल्वे ने अपनी हार मान ली और नेशनल असेंबली को जो है मान्यता देने को तैयार हो गया। तो आखिरकार जो भैया लोगों की डिमांड थी कि फ्रांस में जो है क्या होगा, फ्रांस में जो है संविधान बनेगा, तो ये जो डिमांड है बेटा वो मान जाता है। कौन? लुई सोल्वा। लुई सोल्वा जो है इस डिमांड को जो है मान जाता है और यहां पे क्या होता है? नेशनल असेंबली जो बनाई गई थी इसे मान्यता दे दी जाती है, ठीक है, कि भैया तुम अपना संविधान बना सकते हो और देश जो है वो संविधान के हिसाब से चलेगा। यहां तक कि जो देश का राजा है वो भी संविधान के अनुसार ही चलेगा, ठीक है। 4 अगस्त 1789 को टैक्स, सामंती व्यवस्था और कुलीन तथा पादरी वर्ग के विशेष अधिकार को समाप्त कर दिया। सबसे अच्छी चीज क्या हुई कि भैया जो प्रथम स्टेट और द्वितीय स्टेट के लोगों को जो विशेष अधिकार मिले थे कि भैया इन्हें टैक्स नहीं देना, ठीक है, इन्हें सबसे ऊपर रखा जाएगा, तो ये सारे जो विशेष अधिकार थे वो समाप्त कर दिए गए। जो सामंती वर्ग था, यानी कि कुलीन वर्ग की बात हो रही है यहाँ पे, जो अमीर लोग थे भाई, जो ऑडी और मर्सिडीज में घुमा करते थे इनके जो भी इनके पास विशेष अधिकार थे बेटा, इन्हें समाप्त कर दिया गया, ठीक है। और चर्च की जमीन को जो है जब्त कर लिया गया। जो चर्च की जमीन थी बेटा, इसे भी जो है आप बोल सकते हो जब्त कर लिया गया, ठीक है। तो ये जो चीजें हैं बेटा आपको याद रखनी है, ठीक है। चलिए अब बात कर लेते हैं भैया संवैधानिक राजतंत्र की, ठीक है। तो किसी राज्य की उस शासन प्रणाली को कहते हैं जिसमें सर्वोच्च शासन राजा होता है, उसकी शक्तियां किसी संविधान का या नया कानून सीमित करता है। तो भैया देखो संवैधानिक राजतंत्र होता क्या है? संवैधानिक राजतंत्र का मतलब क्या होता है? तो बेटा संवैधानिक राजतंत्र वो राजतंत्र होता है जिसमें होता क्या है, जिसमें जो बेटा राजा है, राजा राज कर रहा है, उस देश में संविधान भी है और राजा भी है, लेकिन जो राजा की शक्तियां हैं बेटा,
उसे कौन कंट्रोल करता है? तो उसे उस देश का जो है संविधान कंट्रोल करता है। उस ऐसी सरकार को हम क्या बोलते हैं? ऐसी सरकार को हम संवैधानिक राजतंत्र बोलते हैं, जहां पे क्या है, जहां पे संविधान भी है और राजा है, लेकिन जो राजा की शक्तियां हैं बेटा, उसे कौन लिमिट कर रहा है, उस पर कौन रोक लगा रहा है? तो उसका जो संविधान है वो रोक लगा रहा है। यानी कि ऐसा नहीं है राजा कुछ भी करेगा। तो यहाँ पे फाइनली फ्रांस में क्या आ चुका था? तो फाइनली फ्रांस में जो है संवैधानिक राजतंत्र जो है आ चुका था, ठीक है ना। वह अपनी मनमानी से जो है राज नहीं करेगा, ठीक है। चलिए, तो ये जो चीजें बेटा आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। चलिए, अब ये क्या हुआ भाई, संविधान का मसौदा 1791 में पूरा हो गया। तो 1791 में जो है फाइनली आप बोल सकते हो फ्रांस का जो संविधान था बेटा, वो लिख के पूरा तैयार हो जाता है, ठीक है। लिख के बन के तैयार हो जाता है। सत्ता को विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच में बांट दिया जाता है। अब यहाँ पे क्या था भाई, अब ये विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, इनके बारे में सुन रखा होगा आपने। ये होता क्या भाई? देखो, विधायिका क्या होता है? विधायिका मतलब जो कानून बना रहा है, ठीक है। और कार्यपालिका मतलब जो कानून को लागू करवा रहा है, एग्जीक्यूट करवा रहा है। और न्यायपालिका मतलब इन केस अगर इन कानूनों को कोई उल्लंघन करता है तो उस केस में जो न्यायपालिका है वो उसे दंड देगी। तो ऐसे क्या हो गया? तो भैया फ्रांस को भी 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया, विधायिका अलग, कार्यपालिका अलग और न्यायपालिका अलग, ठीक है। इन तीनों में जो है फ्रांस की सत्ता को बांट दिया गया, ठीक है। इस तरह से फ्रांस एक संवैधानिक राजतंत्र बन गया। तो फाइनली फ्रांस में क्या हो गया था? एक लोकतांत्रिक सरकार आ चुकी थी, जहां पर राजा भी था, संविधान भी था, ठीक है ना, जहां पे सब कुछ सही हो चुका था। अब आपको ऐसा लग रहा होगा सब कुछ सही हो गया, ठीक है, लेकिन नहीं बेटा, ठीक है ना, अभी सही नहीं हुआ है, अभी और चीजें होंगी। देखो, जो लोग कम से कम 3 दिन का वेतन टैक्स, अच्छा यहां पे थोड़ा सा हुआ क्या, यहां पे जो लोग टैक्स पैदा करते, जो लोग कम से कम 3 दिन का वेतन टैक्स के रूप में अदा करते थे, उन्हें सक्रिय नागरिक की श्रेणी में रखा गया। तो यहां पे क्या है बेटा, यहां पे आप बोल सकते हो सक्रिय नागरिक और निष्क्रिय नागरिक, इन दोनों में विभाजित कर दिया फ्रांस को। सक्रिय नागरिक कौन थे? तो ये सक्रिय नागरिक वो लोग थे जो साक्षर थे, यानी कि जो पढ़े लिखे लोग थे, उन्हें क्या बोला गया? उन्हें सक्रिय नागरिक बोला गया। और वोट डालने का अधिकार भी सिर्फ सक्रिय नागरिक को दिया गया। तो यहां पे एक चीज गलत हुई बेटा, आप किसी ऐसे देश को लोकतांत्रिक देश बोल सकते हो जहां पे सिर्फ जो वोटिंग राइट है वो सिर्फ पढ़े लिखे इंसान को दिए जाए, या फिर उस इंसान को दिया जाए जो टैक्स पे कर रहा है। तो आप इसे ट्रूली डेमोक्रेटिक नहीं बोल सकते, ठीक है ना, ट्रूली डेमोक्रेटिक नहीं बोल सकते। इसे आप क्या बोलोगे भाई? इसे कुछ भी नहीं बोलोगे, ये तो ट्रू डेमोक्रेसी है ही नहीं। तो ये कमी थी इसकी कि भैया देखो, लोकतंत्र तो आ गया है, लेकिन वोट डालने का अधिकार सिर्फ किसको है? तो वोट डालने का अधिकार बेटा सिर्फ सक्रिय नागरिक को है। वोट डालने का अधिकार किसे है? सिर्फ सक्रिय नागरिक को है। और सक्रिय नागरिक कौन है भाई? जो कम से कम 3 दिन का वेतन टैक्स के रूप में अदा करते हैं, यानी कि उनकी जो पूरी सैलरी है, तो 3 दिन की जो सैलरी है वो टैक्स के रूप में देते हैं। उस तो भाई वही जो इंसान है वो क्या कहलाएगा? वो सक्रिय नागरिक कहलाएगा, ठीक है। 25 वर्ष से अधिक उम्र वाले लोग, पुरुष ही सक्रिय नागरिक कहलाएंगे, यानी कि 25 साल से जो नीचे के लोग हैं उन्हें वोट डालने का अधिकार नहीं होगा, ठीक है। ऐसे पुरुषों को ही केवल मत देने का अधिकार प्राप्त था। समझ में आ गया? यानी कि भाई जो लोग 25 साल से ऊपर के हैं, जो लोग पढ़े लिखे हैं, जो लोग टैक्स पे करते हैं, उन्हें ही सिर्फ वोट डालने का जो है अधिकार था, ठीक है ना। और यहाँ पे एक दिक्कत और थी, यहाँ पे जो महिलाएं थी बेटा, महिलाओं ने तो बेटा बहुत लड़ाइयाँ की हैं। महिलाओं ने अपने हक के लिए बहुत लड़ाइयाँ की, तो महिलाओं को तो इस जो अधिकार है इससे तो वंचित रखा गया। भैया महिलाओं को कोई भी वोट डालने का अधिकार नहीं था, ठीक है। तो ये सारी चीजें बेटा जो देखी गई, ठीक है। तो लगभग 30 लाख पुरुषों, महिलाओं, बच्चों और 25 वर्ष से कम उम्र के व्यक्तियों को मताधिकार प्राप्त नहीं था। समझ में आया? अब फायदे क्या है? देखो, यहां पे जो 30 लाख पुरुष हैं, 30 लाख पुरुष जो है इसकी श्रेणी में आते थे, जो 25 साल से कम है, जो पढ़े लिखे नहीं है, ठीक है ना, और जो टैक्स पे नहीं करते हैं। तो 25 लाख पुरुष थे उसमें। उसके बाद महिलाएं, बच्चे और 25 वर्ष से कम उम्र के व्यक्ति को मताधिकार जो है इन्हें देने की परमिशन नहीं थी। अब फायदे क्या हुआ फिर इससे? मतलब फिर तो बस पढ़े लिखे जो मध्यम वर्ग के लोग हैं भाई, बच्चे जो टैक्स भी देते हैं, पढ़े लिखे भी हैं, ठीक है ना, उन्हें निष्क्रिय नागरिक की श्रेणी में रखा गया। इन्हें कैसे नागरिक बोला गया? तो इन्हें निष्क्रिय नागरिक बोला गया। तो मैंने ऑलरेडी बता दिया, जो पढ़े लिखे नहीं थे, जो 25 वर्ष से नीचे के थे, महिलाएं थी, इन सबको जो है बेटा, महिलाएं, बच्चों को, इन सबको निष्क्रिय नागरिक के रूप में जो है रखा गया, ठीक है। आई होप अभी तक आपको ये जो पूरा चैप्टर है वो अच्छे से बेटा समझ में आ गया होगा। चलिए, तो सक्रिय नागरिक को निर्वाचकों का चुनाव करना था। निर्वाचकों को अपने जैसे निर्वाचकों में से नेशनल असेंबली और न्यायपालिका का चुनाव करना था। अब सुनो यहां पे हुआ क्या, जो सक्रिय नागरिक थे बेटा, यानी कि कौन से नागरिक? जो टैक्स पे कर रहे हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, इन्हें क्या करना था? इन्हें चुनाव करना था। इन्हें निर्वाचकों का जो है चुनाव करना था, यानी कि अपने में से ही जो है किसी को चुन के भेजना था। हम लोग क्या करते हैं भैया, जितने भी हम लोग हैं आज के टाइम पे, भारत की मैं बात करूं तो 18 साल से ऊपर के जो लोग हैं उन्हें वोट डालने का अधिकार है।
तो हम लोग यही तो करते हैं, हम लोग अपने में से ही चुन के भेज देते हैं। तो ऐसे ही यहाँ पे हुआ, जो सक्रिय नागरिक थे इन्हें निर्वाचकों का चुनाव करना था, यानी कि जो लोग असेंबली में जाके बैठेंगे, जो लोग संसद में जाके बैठेंगे, ठीक है, संसद समझ में आ गया ना, जो आज के टाइम पे हमारे देश में संसद है, पार्लियामेंट, तो इनके देश में भी संसद थी, नेशनल असेंबली बोलते थे जैसे, ठीक है। तो निर्वाचकों को अपने जैसे निर्वाचकों में से ही, यानी कि अपने लोग जैसे होते हैं ना, हम लोगों में से ही तो चुनाव में खड़े होते हैं भैया, जैसे चुनाव में जो लोग खड़े होते हैं वो हम लोगों में से होते हैं, हम उन्हें वोट डाल के जिताते हैं तभी तो जाते हैं पार्लियामेंट में। तो ऐसे ही हुआ, तो जितने भी सक्रिय नागरिक थे इन्हें आपस में से ही, अपने लोगों में से ही किसी एक को भेजना, किसी एक को या फिर दो को, जो भी है उन्हें भेजना था। तो निर्वाचकों को अपने जैसे निर्वाचकों में से ही नेशनल असेंबली और न्यायपालिका का चुनाव करना था। समझ में आ गया? तो अपने लोगों में से ही किसी लोगों को जो है नेशनल असेंबली में भेजना था, चुन के, वोट दे के, ठीक है। राजा और मंत्रियों पर नेशनल असेंबली का नियंत्रण था, और जो राजा था भाई, राजा और जो भी राजा के मंत्री थे उस पर किसका नियंत्रण था? तो नेशनल असेंबली, यानी कि ये जो लोग हैं जो चुन के आ रहे हैं इनका जो है नियंत्रण था, ठीक है। मैंने क्या बताया था भैया? मैंने बताया था कि भैया संविधान जो है वो राजा पे कंट्रोल करेगा, तो वही था, ठीक है। चलिए, राजा के पास मंत्रियों को चुनने का अधिकार था और वीटो पावर। अब यहां पे एक दिक्कत थी बेटा, अब ये जो पॉइंट है बेटा ध्यान से सुनना, राजा के पास जो था बेटा क्या था? मंत्रियों को चुनने का अधिकार था। अब भैया जो विधायिका है वो क्या करेगी? वो कानून बना रही है, और जो कानून को एग्जीक्यूट करवाने का काम है, लागू करवाने का काम है इन मंत्रियों का ही तो है ना। तो भैया ये जो मंत्री होंगे ना, कौन चुनेगा? ये राजा चुनेगा। ये चीज गलत है। और दूसरी चीज क्या है सबसे गलत? वीटो पावर। वीटो पावर क्या होता है? अब वीटो पावर ये है, मान लो ये जो नेशनल असेंबली है इसने कुछ भी निर्णय लिया, कोई भी कानून पास किया, राजा को पसंद नहीं आया तो राजा कहेगा नहीं होगा तो नहीं होगा। इसका मतलब ये हुआ वीटो, मतलब राजा ने जो बोल दिया, कोई एक इंसान बोल दे कि नहीं होगा तो नहीं होगा, इसे हम बोलते हैं वीटो पावर। यानी मान के चलो 5 लोग हैं, 5 लोग में से 4 लोग एक चीज पे राजी हैं, 5वें इंसान ने कह दिया कि भैया मैं नहीं मानना इससे, तो वो कैंसिल हो जाएगा, तो इसे बोलते हैं वीटो पावर, ठीक है ना। तो भैया जो इंडिया है वो यूनाइटेड नेशन का परमानेंट मेंबर क्यों नहीं बनता? इसलिए नहीं बनता क्योंकि चाइना जो है वो नहीं बनने देता। चाइना कहता भैया हम नहीं बनने देंगे, तो चाइना की ही बात मानी जाएगी। तो ऐसे ही जो राजा थे, जो लुई 16वें थे, इनके पास वीटो पावर थी बेटा, वीटो पावर थी, इन्होंने वीटो पावर का इस्तेमाल किया, ठीक है। यानी कि ये बोल देंगे कि नहीं होगा तो नहीं होगा, ठीक है। तो ये दिक्कत थी बहुत बड़ी इस नेशनल असेंबली में, ठीक है। अब क्या हुआ भाई? राजा के पास मंत्रियों को चुनने का जो है अधिकार था और वीटो पावर भी थी। जो व्यक्ति उच्च करदाता की श्रेणी में था वही निर्वाचक और नेशनल असेंबली का सदस्य बन सकता था। अब यहां पे मैंने ऑलरेडी बता दिया है, जो भैया करदाता की श्रेणी में था, यानी कि जो कर दिया करता था, जो कर पे किया करता था, कर देता था, यानी कि टैक्स देता था, उसे ही वही निर्वाचक और नेशनल असेंबली का सदस्य बन सकता था। तो मैंने बताया ना आपको, जो लोग वही चुन के भेज रहे हैं वो सक्रिय लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, टैक्स देते हैं, पैसा कमा रहे हैं वो, ठीक है। जीवन के अधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार, ठीक है, समानता का अधिकार, ये सारे जो अधिकार है बेटा, इन्हें किस में डाला गया था? इन्हें फ्रांस के संविधान में डाला गया था। तो आज के टाइम पे देखते हो ना कि राइट टू इक्वलिटी, राइट टू लिबर्टी, ठीक है ना। तो ये सब क्या है भैया? ये सब हमने कहीं नया नहीं है भारत में भैया, हमने फ्रांस से उठाया है। तो फ्रांस में सबसे पहले इन सारी चीजों की बात होने लगी थी 1789 में ही, ठीक है ना। आदि को नैसर्गिक और अहरणीय अधिकार का दर्जा दिया गया। तो ये जो अधिकार है इन्हें क्या बना दिया? इन्हें मौलिक अधिकार बना दिया गया। ये सबके पास होने चाहिए, जीवन का अधिकार, यानी कि आपको जीवन जैसे जीना आप जी सकते हो, ठीक है ना। आपको आजाद कर दिया गया, ठीक है ना। आप जैसे चाहो, आप पे कोई रोक नहीं है, आप स्वतंत्रता से अपना जीवन जो है यापन कर सकते हो। तो ये सारे अधिकार जो है बेटा, इनकी बात जो है होने लगी फ्रांस में। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं पुरुष और नागरिक अधिकार घोषणा पत्र, ठीक है। यहां पे क्या भैया घोषणा पत्र था, ये आप देख रहे हो, ये घोषणा पत्र है, जिसमें क्या था? जिसमें भाई जो भी फ्रांस के पुरुष हैं और जो फ्रांस के आम नागरिक हैं बेटा, इनके अधिकार लिखे हुए थे। इनके अधिकार क्या क्या अधिकार है? तो उस समय जो है फ्रांस के अधिकतर लोग क्या से थे? अशिक्षित थे, यानी कि इन्हें पढ़े लिखे नहीं थे, इन्हें पता ही नहीं था भैया आजादी होती क्या है। इनसे जैसा बोल दो वैसा कर देते हैं। तो ये मध्यम वर्ग के लोग हैं, उन्होंने कहा इधर आओ कि तुम्हें हम अधिकार दे रहे हैं आजादी का। कहते हैं कि आजादी क्या होती है सर? तो हम तुम्हें बताएंगे आजादी क्या होती है। तो भैया देखो यहां पे कहने का मतलब क्या है? जो अनपढ़ लोग थे बेटा, ये इन्हें इन अधिकारों के बारे में पता ही नहीं था। अब एक बात बताओ, आपको अपने अधिकारों के बारे में पता ही नहीं है तो उन अधिकारों का फायदा ही क्या है? तभी तो हम कहते हैं कि आपको बेसिक राइट्स तो पता होने चाहिए, जो आपके मौलिक अधिकार है वो तो एटलीस्ट आपको पता होने चाहिए ना। तो यहाँ पे फ्रांस में जो लोग थे वो अशिक्षित थे, इसलिए उन्हें अपने अधिकारों के बारे में पता नहीं था। तो इस वजह से जो है इन अधिकारों को समझाने के लिए बेटा वो किसका इस्तेमाल करते थे? प्रतीकों का इस्तेमाल करते थे, प्रतीकों का सहारा लेते थे, ताकि जो अनपढ़ लोग हैं बेटा वो भी क्या करें? वो भी अपने अधिकारों को जान लें, ठीक है, ताकि अनपढ़ व्यक्ति भी उसे आसानी से समझ सके। तो इतनी जो चीजें हैं बेटा आपको पता होनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं भैया राजतंत्र का उन्मूलन और गणतंत्र की स्थापना। उन्मूलन का मतलब क्या होता है? उन्मूलन का मतलब होता है हटाना। उन्मूलन का मतलब क्या होता है? उन्मूलन का मतलब होता है हटाना, किसी चीज को रिमूव कर देना। तो राजतंत्र का उन्मूलन हुआ और गणतंत्र की जो है स्थापना हुई। गणतंत्र मतलब रिपब्लिक, ठीक है। फ्रांस कैसा बन गया? रिपब्लिक बन गया। अब भैया अभी क्या है? अभी तो फ्रांस में क्या है? अभी फ्रांस में
क्या है भाई, राजतंत्र है, संवैधानिक राजतंत्र है। अभी रिपब्लिक नहीं बना है फ्रांस। जब पूरी तरह से जो पब्लिक होती है, आज के टाइम पे आप बोल सकते हो भारत क्या है, भारत एक रिपब्लिक है। भारत क्या है भाई, भारत एक गणतंत्र देश है, यानी कि भारत के जो लोग हैं इनके पास अधिकार है अपने लीडर को चुनने का। लेकिन अभी क्या है, अभी तो फ्रांस में राजतंत्र है भाई, संवैधानिक राजतंत्र है, यानी कि लोगों का अधिकार तो है, लेकिन एट द एंड पावर किसके हाथ में है, अभी भी राजा के हाथ में है। अब यहां पे राजा कैसे हटेगा, राजा को कैसे हटाया जाएगा, उसकी हम बात कर लेते हैं। तो क्रांति के फलस्वरूप राजा को जो है गद्दी से हटा दिया गया। राजा को जो है क्रांति हुई, उसके फलस्वरूप क्या हुआ, गद्दी से हटा दिया, एक गणतंत्र की स्थापना हुई, खूनी संघर्षों का दौर चला। फ्रांस में जो सब कुछ फ्रांस में जो हो रहा था उससे आसपास के देशों को भी, राजा जो है आसपास के जो देशों के राजा हैं वो भी डर रहे थे। अब हुआ क्या भाई, देखो राजा जो थे यानी कि लुई 16वें थे, इन्हें डर लग गया। इन्हें डर किस बात का लगा, लोग अभी भी नाराज थे, देखो क्योंकि लोगों को अभी अधिकार नहीं मिले हैं। मेन जो पावर है किसके हाथ में है, मैंने बताया अभी वीटो पावर किसके हाथ में, लुई 16वें के पास में। तो लुई 16वें ने क्या किया, इसने आप आस पास के जो देश थे उनसे सांठ-गांठ करनी शुरू कर दी कि भैया देखो हमारे देश में जो हो रहा है ना, तुम्हारे देश में भी हो सकता है। क्या पता ये कल को तुम्हारे देश के जो लोग हैं वो फ्रांस के लोगों से साथ मिलकर बगावत कर दें तुम्हारे देश में। होता है ना, खरबूजे के तो खरबूजा रंग बदलता है, जो आप कर रहे हो वो आपका दोस्त करेगा, ठीक है ना, जो आपका दोस्त कर रहा है वो आप करोगे, भैया संगति का असर पड़ता है। तो भैया इसने क्या किया, लुई 16वें ने, उसने आसपास के राजाओं से जो है सांठ-गांठ कर ली, ठीक है। तो इससे क्या होता है भाई, इससे जो होता क्या है, इससे जो लोग होते हैं वो नाराज हो जाते हैं, और एट द एंड क्या होता है, जो राजा जी होते हैं यानी कि लुई 16वें होते हैं, इन पे मुकदमा चलाया जाता है और इन्हें फांसी पे लटका दिया जाता है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद भैया फ्रांस में आप बोल सकते हो गणतंत्र आ जाता है, यानी कि एक ऐसी सरकार आ जाती है जो सिर्फ लोग ही चलाएंगे, यानी कि लोग उस सरकार को चुनेंगे, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे क्या होता है, फ्रांस में जो हुआ, जो सब कुछ हो रहा था ना, उससे आसपास के जो देश थे बेटा, उससे जो राजा थे वो डरे हुए। तो अब भाई जो भी फ्रांस में हो रहा है, अब ऑब्वियस सी बात है भाई, दूसरे देश में जो राजा हैं वो क्यों चाहेंगे उनके देश में भी गणतंत्र है, वो तो यही चाहेंगे हम रूल करें। तो आसपास के देश के जो राजा हैं वो भी डरे हुए थे इस चीज से, ये फ्रांस में हो क्या रहा है, कहीं हमारे देश में ऐसा ना हो जाए। और बाद में हुआ भी, यूरोप में जो दूसरे देशों में क्रांति आएगी फ्रांस की क्रांति की वजह से, ठीक है ना। तो फ्रांस ही एक जड़ था बेटा जहां से एक क्रांति है वो शुरू हुई थी। अब क्या हुआ भाई, लुई 16वें ने क्या किया, तो लुई 16वें ने 16 पड़ोसी राजाओं से सांठ-गांठ कर ली। मैंने बताया थोड़ी देर, 16 जो पड़ोसी देश है इनके से क्या कर ली, सांठ-गांठ कर ली, और जो भी विरोध प्रदर्शन हो रहा था राजा के खिलाफ उसे दबाने की जो है कोशिश की, बहुत ज्यादा जो है दबाने की कोशिश की। 1972 में क्या होता है, 1972 में बेटा एक इवेंट होता है। 1972 में जो अप्रैल महीने में नेशनल असेंबली ने प्रूशिया और ऑस्ट्रिया के खिलाफ जो है युद्ध की घोषणा कर दी। तो प्रूशिया एक देश है बेटा, प्रूशिया भी देश है और ऑस्ट्रिया भी देश है। ये कहां है भाई, ये भी यूरोप में है। इनके जो पड़ोसी देश हैं ऑस्ट्रिया और प्रूशिया, इनसे जो है युद्ध की जो है घोषणा कर दी। किसने भाई, तो नेशनल असेंबली ने, ठीक है। अब हुआ क्या भाई, राजतंत्र का उन्मूलन और गणतंत्र की स्थापना। अब देखना क्या होगा, ध्यान से सुनना। उस युद्ध में जो है हजारों स्वयंसेवी सेना में भर्ती हुए। तो जो हजारों जो लोग हैं उन्हें सेना में भर्ती किया गया। युद्ध के लिए जो है रवाना होते समय जो है रॉजर दी लाइन, ठीक है, रॉजर दी लाइन द्वारा लिखी गई कविता जो है मार्शले बाद में क्या बना, फ्रांस का राष्ट्रगान भी बना। तो भैया रॉजर दी लाइन जो थे, इन्होंने एक कविता लिखी थी, इसका नाम था बेटा मार्शले। इसे गाते हुए जो है अपने आप को प्रोत्साहन कर रहे थे लोग। बाद में यही जो गाना है मार्शले, ये क्या बना बेटा, ये फ्रांस का राष्ट्रगान बना, ठीक है, राष्ट्रगीत बना। यह गीत आज फ्रांस का जो है राष्ट्रगान है। तो ये भी आपको याद रखना है कि फ्रांस का राष्ट्रगान क्या है, तो फ्रांस का राष्ट्रगान जो है मार्शले है, ठीक है। फ्रांस का राष्ट्रगान क्या है, तो फ्रांस का राष्ट्रगान जो है मार्शले है, ठीक है। चलिए, तो देखो ये लिखा हुआ, ये लाइनें हैं बेटा, ये लिखी हुई हैं कुछ, आपको ये भी पता होनी चाहिए, ठीक है। चलिए, अब क्या हुआ भाई, युद्ध में भाई फ्रांस को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ, जिससे लोगों ने को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। अब देखो, जब युद्ध होता है ना बेटा, तो नुकसान दोनों तरफ से होता है, ऐसा नहीं एक तरफ से नुकसान होता है, दोनों तरफ से नुकसान होता है। तो वही क्या हुआ भाई, फ्रांस को जो है नुकसान हुआ बहुत ज्यादा, भैया बहुत ज्यादा जो है फ्रांस को नुकसान हुआ। कई लोगों को लगता था कि 1791 के संविधान ने केवल अमीर लोगों को सत्ता दिया। भैया कई जो लोग हैं, जैसा कि मैंने बताया कि 1791 में जो राजतंत्र, जो संवैधानिक राजतंत्र आया है, तो कई सारे जो लोग थे उन्हें ऐसा लगता है इन्होंने सिर्फ अमीर लोगों को ही सत्ता दी है। तो ऑब्वियस सी बात है भैया, तुमने गरीब लोगों को तो कुछ ताकत दी नहीं, उन्हें वोट डालने तक का अधिकार नहीं था। तो 1791 में जो भी संविधान आया था ना, तो लोगों को ऐसा लगता था ये जो संविधान आया है ये सिर्फ दिखावटी है, इन्होंने सिर्फ अमीरों को ही राइट दिया है। तो ऐसा सही भी था कि भैया जो टैक्स देता है, जो निष्क्रिय है, उन्हें ही वोट डालने का अधिकार है। तो यहां पे कुछ लोगों को ऐसा लगता था कि सिर्फ अमीर लोगों को ही जो है वोट डालने का अधिकार दिया है, ठीक है। जैकोबिन क्लब सबसे सफल क्लब था, जिसका नाम सेंट जेकब के कॉन्वेंट पर पड़ा था। तो भैया यहाँ पे जब फ्रांस की क्रांति हुई थी बेटा, जब फ्रांस की क्रांति हुई थी, इसमें एक बहुत ही फेमस क्लब था बेटा। पहले क्लब होते थे, जैसे होता है ना, पहले एक आप पूरी एक पॉलिटिकल पार्टी बना लेते हो,
तो यहाँ पे एक क्लब था जो क्या करता था, जो इन्हीं चीज़ों को जो है आगे बढ़ाता था कि फ्रांस में हम अपनी इक्वालिटी की बात करेंगे, बराबर हक की बात करेंगे। तो एक क्लब था बेटा, इसका नाम है जैकोबियन क्लब। ये बहुत फेमस क्लब था बेटा, इसने फ्रांसीसी क्रांति में जो है बहुत बड़ा योगदान जो है निभाया था, ठीक है ना। अब इसका जो नाम था बेटा वो किस पर रखा गया था, तो भाई वो जो सेंट जेकब के कैवेंट जो है इनके नाम पे जो है इसका नाम रखा गया था। इन्होंने जो है इन्होंने इस क्रांति को जो है आगे बढ़ाया, और आगे चल के आप देखोगे कि इन्हीं का एक जो लीडर होता है रॉबेस्पियर मैक्सपियर, ठीक है, रॉबेस्पियर जो था वो आगे चल के जो सत्ता संभालेगा, फ्रांस की सत्ता संभालेगा आगे चल के, ठीक है। अभी तो कहानी शुरू हुई है बेटा, अभी मजा आएगा देखना। अभी तो क्या होता है देखो, जैकोबियन के नेता का नाम था भैया मैक्समिलियन रॉबेस्पियर। मैक्समिलियन रॉबेस्पियर जो था बेटा, इसने आगे जो है सत्ता संभाली। जैकोबियन में समाज के हर वर्ग के लोग थे, जैसे कि महिलाएं, छोटे किसान, मजदूर, दस्तकार आदि। तो भैया जैकोबियन क्लब में जो लोग थे बेटा, इसमें भेदभाव नहीं करता था, इसमें हर तरीके का इंसान था, यानी कि जिसमें भैया महिलाएं भी थी, छोटे किसान भी थे, मजदूर भी थे, दस्तकार भी थे, कुछ व्यापारी भी थे। तो ये सारे जो लोग थे किसमें थे, ये सारे जो लोग थे बेटा जैकोबियन क्लब में थे। अब इस क्लब का काम क्या था, तो भैया जो भी चीजें हो रही हैं, जो भी गतिविधियां हो रही हैं, उन्हें अंजाम देना, ठीक है। फ्रांस में क्रांति को आगे कैसे बढ़ाया जाए, वो इस क्लब का ही काम था। जैकोबियन के सदस्यों ने गोदी मजदूरों की तरह धारीदार लंबी पतलून पहनने का निर्णय लिया ताकि वे फैशनेबल लोगों से अलग दिख सके। तो भैया इनकी अलग क्या थी, पोशाक भी थी। ये देख रहे हो आप, कुछ धारीदार जो पैंट पहन रखी है, देखो ये धारीदार पैंट पहन रखी है लोगों ने बेटा, इनकी अलग पोशाक थी। एक टोपी पहना करते थे लाल कलर की, ठीक है ना। तो ऐसी इनकी कुछ क्या थी भाई, इनकी कुछ ऐसी पोशाक थी ताकि ये दूसरे लोगों से अलग दिखे, ठीक है, अलग से पता चल जाए भैया ये कौन है, ये जैकोबियन क्लब के लोग हैं, ठीक है। जैकोबियन के लोग एक लाल टोपी भी पहनते थे जिससे आजादी का जो है प्रतीक माना जाता था। तो आपने देखा, देखो ये देखो, ये लाल टोपी पहन रखी है, ठीक है, ये लाल टोपी पहन रखी है, तो ये लाल टोपी भी बेटा पहना करते थे। जैकोबियन के लोग एक लाल टोपी पहनते थे, ठीक है, ये हो गया। महिलाओं को जैकोबियन की खास पोशाक पहनने की अनुमति थी, तो महिलाओं के लिए अलग टाइप की पोशाक थी। 1792 की गर्मियों में जैकोबियन के लोगों ने ट्यूलियर के महल पर जो है धावा बोल दिया। भाई एक महल था, इसका नाम था ट्यूलियर, ठीक है। राजा को कई घंटों तक बंदी बनाया। ये जो वो वाला महल है जहां पे राजा रहा करता था, राजा इसी महल में रहता था, ठीक है। तो ट्यूलियर के महल पे इन्होंने क्या बोल दिया, धावा बोल दिया, और राजा को जो है कई घंटों के लिए जो है बंदी बनाए रखा। और इस आक्रमण में राजा के अधिकतर जो सिपाही थे वो मारे गए। तो ये जो सारी चीजें वो आपको याद रखनी है। इन्होंने क्या किया, इन्होंने धावा बोल दिया 1792 में, और भैया राजा को पकड़ लिया कि कहा यार तुम इतनी शैतानी दे रहे हो, तुम्हें हम पकड़ के तुम्हें बताएंगे। अभी देखना राजा के साथ क्या होगा, अभी देखता हूं, अभी बताता हूं राजा के साथ क्या क्या होगा। बहुत गंदा, राजा के साथ बहुत सारी गलत चीजें होने वाली है, क्योंकि राजा ने भी बहुत गलत किया है, ठीक है, राजा ने बहुत गलत किया। अभी देखना राजा के साथ क्या होगा, ठीक है। उसके बाद चुनाव हुए और एक नई असेंबली का गठन हुआ जिसका नाम था, रखा गया कन्वेंशन, ठीक है। अब क्या हुआ भैया, जो भैया वो नेशनल असेंबली थी उसे हटा दिया गया, और फिर दोबारा से चुनाव होते हैं, और यहां पे नया नाम रख दिया, उसी असेंबली का नाम रख दिया कन्वेंशन, ठीक है। अब उसका नाम चेंज हो चुका है, कन्वेंशन रख दिया गया उसका नाम, ठीक है। उस चुनाव में जो है 21 वर्ष से अधिक आयु वाले जो हर पुरुष को जो है वोट डालने का अधिकार। तो यहां पे क्या हुआ, जब भैया चुनाव हुए तो यहां पे जो नियम है वो चेंज कर दिए गए। अब क्या है भैया, राजा को तो पकड़ लिया गया है, अभी राजा को तो मार भी दिया जाएगा, राजा को जेल में, अभी राजा जेल में है, ठीक है, राजा पे अभी मुकदमा चल रहा है। इधर क्या हुआ भैया, नेशनल असेंबली को खत्म कर दिया, कन्वेंशन आ गया उसकी जगह, जिसमें सारे नियम चेंज कर दिए। सबको वोट डालने का अधिकार है, यानी कि 21 साल से जो ऊपर के लोग हैं उन्हें वोट डालने का अधिकार है। यानी कि वोट डालने के लिए आपको पढ़ा लिखा होना जरूरी नहीं है, बस 21 साल से ऊपर के होने चाहिए, ठीक है। 21 सितंबर 1792 को राजतंत्र को समाप्त कर दिया गया, और 1792 को, भैया डेट याद रखना बेटा, 21 सितंबर 1792 को जो है राजतंत्र का अंत हो जाता है और गणतंत्र की जो है स्थापना होती है, ठीक है। फ्रांस को एक गणतंत्र घोषित कर दिया गया। अब यहां पे जो है क्या हुआ, अब यहां पे आप देखना, जो लुई सोल्वे हैं और इनकी जो बीवी है मैरी एंटोने, ठीक है, मैरी एंटोने, और इनकी जो बीवी है, इन दोनों को भाई जो है क्या कर दिया जाता है, गिलोटाइन कर दिया जाता है, इन्हें भी फांसी पे चढ़ा दिया जाता है। यानी कि होता क्या है, इन पर आरोप लगते हैं कि इन्होंने अपने देश के साथ जो है गद्दारी करी है। मैंने थोड़ी देर पहले बताया था ना, इसने जो आसपास के देश थे उनके साथ मिलकर सांठ-गांठ रची थी, तो इन्हें एक देशद्रोही घोषित कर दिया जाता है। और इनके बाद क्या होता है, इसके बाद जो है इनकी जो बीवी होती है बेटा, उन्हें और इन्हें दोनों को ही बेटा जो है फांसी पे चढ़ा दिया जाता है। तो इनका जो है अंत हो गया भाई, अंत हो गया। अब यहाँ पे कहाँ पे, और जगह का नाम याद रखना है, कहाँ पे इन्हें फांसी पे चढ़ाई थी, प्लेस डी ला कॉनकॉर्ड, ठीक है ना। यहाँ पे जो है इन्हें फांसी पे चढ़ा दिया गया था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब बात कर लेते हैं भैया आतंक का राज। अरे सर, अभी तो आपने बोला है कि भैया गणतंत्र हो गया फ्रांस में सब कुछ सही हो गया। बेटा नहीं, प्रॉब्लम तो अब शुरू हुई है, प्रॉब्लम तो अब शुरू हुई है। अब देखो अब क्या हुआ, अब भैया लुई सोल्वा मर गया, 1792 चल रहा है, ये 1792 चल रहा है, 1792 का अंत चल रहा है। यहां पे क्या हुआ, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया आपको, कन्वेंशन का राज आ गया है, कन्वेंशन आ गई है यहाँ पे। कन्वेंशन को संभालेगा कौन, तो भैया जैकोबियन क्लब का जो लीडर था, अभी थोड़ी देर पहले बताया मैंने, कौन था भैया, मैक्समिलियन रॉबेस्पियर, ठीक है। अब ये जो है सत्ता को चलाएगा, लेकिन स्टार्टिंग में सबको लगा कि ये जो इंसान है बहुत अच्छा है
अच्छा भी था। लेकिन भैया जब जो इसने तरखाट मचाना शुरू किया, जैसे ही सत्ता में आया, सिर्फ 1 साल इसने राज किया है और 1 साल में करीबन इसने 20 से 25 हजार लोगों को मरवा दिया। जो भी इसके खिलाफ बोलता था बेटा, उसे मरवा देता था। इसलिए बेटा 1 साल को, यानी कि आप बोल सकते हो 1793 से 94 को कौन सा साल बोला गया है, तो ये आतंक राज बोला गया है। ठीक है, आतंक राज बोला गया है। जो भी बेटा इसके खिलाफ बोलता था वो इसे मरवा दिया करता था, गिलोटिन करवा दिया करता था। देशद्रोह के आरोप है, यानी कि तुम इसके खिलाफ बोल रहे हो, यानी कि देश के खिलाफ बोल रहे हो। ठीक है, तो ये सारी जो चीजें हैं बेटा वो होने लगी। तो मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर बड़ा ही कठोर शासक था बेटा। ठीक है, वह अपने हर विरोधी को जो है मौत की सजा देता था। ये सारी जो चीजें बेटा आपको पता होनी चाहिए। वह उसकी पार्टी का सदस्य ही, और हाँ, चाहे वो उसकी पार्टी का सदस्य क्यों ना हो, इसकी पार्टी का सदस्य भी इसके खिलाफ बोल रहा है ना, उसे भी ये मौत की घाट उतार दिया करता था। ठीक है ना, यहां पे ये देख रहे हो आप, ये क्या है, ये गिलोटिन मशीन है बेटा। ये बहुत ही भारी भरकम मशीन होती है, आप देख रहे होगे इस पे एक ब्लेड लगा हुआ है। ये बहुत ही भारी ब्लेड होता था। यहां पे जो है इंसान को फंसाया जाता था, इसके हाथ पीछे बांध दिए जाते थे, ऐसे करके हाथ बांध दिए जाते थे, और ऐसे करके एक पट्टी, एक वो होती थी पूरी, एक प्लेट टाइप की होती थी, उस पर उसे बिठा के और ऐसे करके अंदर डाला जाता था। और ये जो ब्लेड है, ये इंसान देख रहे हो, ये जो इंसान है ब्लेड छोड़ता था रस्सी ढीली करके, और ये जो ब्लेड है ये नीचे गिरेगा बड़ी तेजी से, और इसका जो गला है वो नीचे कट जाएगा। तो इसे बोलते थे गिलोटिन। तो जो डॉक्टर गिलोटिन थे, इन्होंने इस मशीन को जो है बनाया था। तो होता क्या था भाई, जो भी इसके खिलाफ जाता था, चाहे उसका आप बोल सकते हो इसी की पार्टी का क्यों ना हो, तो उसे जो है किस पे चढ़ा दिया जाता था, उसे भी आप बोल सकते हो ये गिलोटिन करवा दिया करता था। ठीक है, गिलोटिन याद रखना बेटा। ठीक है, चलिए, अब रॉबेस्पियर की सरकार ने कई नए नियम बनाए, जिसमें से अधिक वेतन की सीमाओं तय कर दी गई, चीजों के दाम तय कर दिए गए, कई सामानों की जो राशनिंग थी वो कर दी गई। सुनो यहाँ पे क्या था, यहाँ पे कई सारी जो चीजें वो पॉजिटिव भी हुई हैं। ऐसा नहीं है कि उसने सब लोगों को मरवाया, उसने कई सारी चीजें करवाई भी हैं। सबसे अच्छी चीज क्या हुई कि भैया जो अधिकतम वेतन की सीमा क्या होनी चाहिए, किसका कितना वेतन होना चाहिए, वो तय हो गया। ठीक है ना, यहाँ पे चीजों के जो दाम थे वो तय हो गए, यानी कि ऐसा नहीं है कि आप अपनी मर्जी से कोई भी चीज बेचोगे, उनके दाम भी सेट कर दिए गए। कई सामानों की जो है राशनिंग भी होने लगी भाई, किस पे कितने दाम आप चार्ज करोगे। ठीक है, और क्या हुआ भाई, किसानों को अब एक तय कीमत पर ही शहर में जाकर अनाज बेचना पड़ेगा, जो एक तय कीमत होती है किसानों की। अब भाई इन्होंने वादा किया था कि जो सत्ता में आ जाएंगे तो किसानों के लिए काम करेंगे। तो भैया पहले क्या था, अनाज के कम दाम मिलते थे, अब एक फिक्स जो है दाम रख दिए गए अनाज के। तो इससे क्या होगा, इससे होगा ये कि यहाँ पे ये उसी कीमत पे जो है अनाज को बेचेंगे, उससे कम या ज्यादा कीमत में इन्हें नहीं मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ, जो सफेद आटा था बेटा, जो काफी महंगा था, उस पे जो है प्रतिबंध लगा दिया गया, और सबके लिए जो है समता रोटी खाना अनिवार्य कर दिया। समता बेटा आटा होता है, समता का भी एक आटा आता है बेटा, ये जो रोटी है बेटा वो खाना अनिवार्य कर दिया, क्योंकि ये जो सफेद आटा था बेटा वो बहुत ज्यादा महंगा आया करता था। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं भैया। अब यहाँ पे और कई सारी चीजें हुई। यहाँ पे कुछ परंपरागत बदलाव भी देखने को मिले बेटा। ठीक है ना, तो पुरुषों और स्त्रियों के परंपरागत संबोधन जो थे मास्यूर और मदाम के स्थान पर जो है, पहले भाई जो लोग थे, जो पुरुष थे बेटा, उन्हें क्या बोलते थे, उन्हें मास्यूर बुलाया जाता था। ठीक है, होता है ना सर मैडम, ठीक है ना, जैसे भारत में ही देते हैं ना सर मैडम श्री, ये सब क्या होते हैं, ये जो कुछ परंपरागत आप संबोधन जो होते हैं इन्हें बदल दिया गया। जैसे मान लो पहले पुरुषों को मौसीर बुलाया जाता था, अब उसे किसके नाम से बुलाया जाएगा, इसे सुतोयन के नाम से बुलाया जाएगा। वहीं महिलाओं को पहले मदाम बुलाते थे, और महिलाओं को क्या बुलाया जाएगा, सुतोयन बुलाया जाएगा। तो इन शब्दों को जो भी है इस्तेमाल किया गया। तो ये सब आपको याद रखना है बेटा, एमसीक्यू की फॉर्म में आ जाता है। ठीक है, एक मिनट थोड़ा सा रुक जाओ बेटा। ठीक है, अब क्या हुआ भैया, चर्चों को बंद कर दिया गया। अब सुनो, चर्च जो है इसने बंद कर दिया, चर्चों को बंद कर दिया गया, और उनकी इमारतों को दफ्तरों के और बैंकरों में तब्दील कर दिया गया। जो भैया चर्च थे, बहुत ज्यादा चर्च, मतलब सब सारी चर्चों को बंद नहीं किया, मतलब बहुत ज्यादा चर्च थे उन्हें बंद कर दिया गया, और चर्चों को खाली नहीं छोड़ा गया, उनमें क्या बना दिए, उनमें भैया जो है दफ्तर बना दिए गए। तो ये सारी जो चीजें वो देखने को मिली। अब क्या हुआ भैया, अब भैया हुआ या क्या कि रॉबेस्पियर का इतना क्रूर नियम थे भाई, इनके इतने क्रूर नियम थे, इनके पार्टी के लोग इनसे डरने लगे। इनके पार्टी के जो लोग थे ना बेटा, वो इनसे डरने लगे, और यहां पे त्राही मच गया। ठीक है, आखिरकार जुलाई 1794 में रॉबेस्पियर को गिलोटिन पर चढ़ा दिया गया। होता है ना कर्मा होता है, आप जैसे कर्म करोगे वैसा आपको फल मिलेगा। तो 1794 में बेटा इसे खुद क्या कर दिया गया, गिलोटिन कर दिया गया, इसे खुद फांसी पे जो है चढ़ा दिया गया, इसे खुद फांसी पे चढ़ा दिया गया। उसके बाद क्या होता है, इस तरह से जो है आतंक के शासन का अंत हुआ। ठीक है, इससे क्या होगा, इससे भैया जब ये मर जाता है तो क्या होता है, आतंक का जो शासन था उसका अंत हो जाता है। तो होता है ना कि वो होता है, एक कर्मा होता है बेटा, जैसा आप करोगे ना वैसे फल मिलेगा। इसने हजारों लोगों को मरवाया, 1 साल के अंदर इसने तड़खाट मचा के रख दिया, इवन इसके पार्टी के लोग भी डरने लगे। तो भैया इसी को फंसा के, यानी कि जो उसने नियम बनाए थे, इसी नियमों में इसे ही फंसा दिया गया, और इसे
फांसी पे चढ़वा दिया, फांसी इन द सेंस गिलोटिन करवा दिया गया। ठीक है, तो यहाँ पे 1794 में फाइनली जो रॉबेस्पियर होता है वो भी मर जाता है। और उसके बाद क्या होता है तो समझते हैं अब क्या होता है। अब भैया आ गई डायरेक्टरी। अभी क्या था भाई, पहले देखो, अब थोड़ा सा कनेक्ट करो थोड़ा सा, पहले क्या था, पहले संवैधानिक राजतंत्र था, उसे खत्म किया, कौन आया, कन्वेंशन आई, नेशनल असेंबली थी उसे खत्म कर दिया, कन्वेंशन आई, कन्वेंशन खत्म हो गया भाई। कन्वेंशन कौन चला रहा था, कन्वेंशन कौन चला रहा था, कन्वेंशन चला रहे थे भाई ये जो जैकोबिन क्लब के लोग थे, ये कन्वेंशन चला रहे थे। अब क्या हुआ, अब भैया यहां पे इसका अंत हो गया है। किसका अंत हो गया है, कन्वेंशन का, क्योंकि रॉबेस्पियर को मार दिया गया है। अब भैया किसकी बात कर रहे हैं हम, अब बात कर रहे हैं हम भाई डायरेक्टरी की। अब हम डायरेक्टरी की बात कर रहे हैं। अब तो रॉबेस्पियर मर गया है, अब डायरेक्टरी आ चुकी है। डायरेक्टरी कौन था भाई, अब डायरेक्टरी नई सरकार थी बेटा। डायरेक्टरी जो थी नई सरकार थी, जो कि रॉबेस्पियर के मरने के बाद आई थी। ठीक है ना, चले तो जैकोबियन के पतन के बाद एक नए संविधान को जो है लागू किया गया, फिर से सत्ता का मध्यम वर्ग के हाथों में चलेगी। अब क्या हुआ भाई, देखो यहां पे जब क्या हुआ, जैकोबिन जब खत्म हो गया, जैकोबिन जैसे मान लो उसका जो नेता था वो खत्म हो गया, तो जैकोबिन भी खत्म हो गया। अब जैकोबिन के बेटा खत्म होने के बाद जो है सत्ता जो थी बेटा फिर से किसके हाथ में आ गई, मध्यम वर्ग के पास आ गई। यानी कि पहले जो स्टार्टिंग में हुआ था, स्टार्टिंग में जो सत्ता थी किसके हाथ में थी, मध्यम लोगों के पास में थी, जो सक्रिय नागरिक थे, जो पढ़े लिखे थे। तो फिर से जो है बेटा मध्यम वर्ग के हाथों में जो है सत्ता आ गई। ठीक है, इसे नए संविधान के अनुसार क्या हुआ, जिसके पास संपत्ति नहीं थी उन्हें वोट डालने का अधिकार नहीं था। तो बस वही था, पहले जैसे जो नियम कानून आए थे फिर से आ गए। पहले क्या था भैया, पहले आपके पास अगर संपत्ति है, टैक्स वैक्स देते हो, पढ़े लिखे हो, तो ही वोट डाल सकते हो। तो फिर से वही सिस्टम आ गया कि भैया जिसके पास संपत्ति नहीं है, जो गरीब है, वो वोट नहीं दे सकता। ठीक है, अब किसका शासन आ चुका है, अब डायरेक्टरी का शासन आ चुका है। अच्छा, अब डायरेक्टरी की चलाते कैसे थे, सुनो ये बताओ। तो सरकार चलाने के लिए 2 विधायकों का गठन हुआ, जिसके सदस्य का चुनाव होता था। अब क्या होता है भाई, देखो यहां पे जो सरकार चलाने के लिए क्या है, 2 विधायिका का गठन होता है। ठीक है, दोनों काउंसिलों को मिलकर 5 सदस्य वाली एक डायरेक्टरी को चुनना पड़ता है। तो देखो ये जो 2 विधायिका होती हैं, इन्हें कौन चुनेगा, इन्हें आम लोग चुनेंगे। 2 विधायिका होती हैं, इन्हें आम लोग चुनेंगे। और ये जो विधायिका है ना बेटा, इन विधायकों में जो सदस्य होंगे, ये 5 लोगों के सदस्यों को चुनेंगे। समझ में आ गया, जैसे मान लो 2 विधायिका हैं, 2 विधायिका हैं। ठीक है, विधायिका कौन होते हैं, जो नियम कानून बनाते हैं। अब इनके जो लोग हैं, इनके जो लोग हैं बेटा, इनके जो लोग हैं वो 5 मेंबर की जो डायरेक्टरी है, इन्हें चुनेंगे। मतलब 5 लोगों को चुनेंगे। ये 2 विधायिका हैं जिन्हें आम लोगों ने चुन के भेजा। इन विधायकों को कौन चुनेगा, तो आम लोग, जो आम लोग हैं, जो मध्यम वर्ग के लोग हैं, ये इन विधायकों को चुनेंगे। और ये जो विधायिका हैं, ये किसे चुनेंगे, ये 5 मेंबर की जो डायरेक्टरी है, इसे चुनेंगे। तभी इसे क्या बोला गया, डायरेक्टरी बोला गया। यानी कि यहाँ पे कोई एक लोग रूल नहीं कर रहा है, यहाँ पे 5 लोग रूल कर रहे हैं। ठीक है, 5 लोगों की जो डायरेक्टरी है वो रूल कर रही है, जिससे सरकार चलाने की जिम्मेदारी मिलनी थी। इस डायरेक्टरी को काउंसिल के बहुमत वोट से हटाया भी जा सकता था। अब भैया ये जो डायरेक्टरी है ना, ऐसा नहीं है कि डायरेक्टरी कुछ बोल देगी वही होगा। अब ये डायरेक्टरी काम ठीक से नहीं कर रही है ना, तो इसे हटाया भी जा सकता था। ये जो विधायिका है ना, इनके पास पावर बहुत थी, ये इस डायरेक्टरी को जो है हटा भी सकते थे। ठीक है, ऐसा इसलिए किया गया था ताकि किसी एक व्यक्ति के पास जो है ज्यादा ताकत नहीं जाए। अब आपके मन में प्रश्न आएगा कि डायरेक्टरी में 5 लोग क्यों थे, इसलिए थे बेटा क्योंकि किसी एक व्यक्ति के हाथ में जो है ज्यादा पावर नहीं आए। ठीक है, चलिए, डायरेक्टरी और काउंसिल के बीच अक्सर टकराव होते थे। अब यहां पे भी दिक्कत हो गई। अब ये जो डायरेक्टरी के लोग थे और जो काउंसिल थी बेटा, इनके बीच में बनती नहीं थी कभी। ये जो लोग थे आपस में ही लड़ते रहते थे। कोई भी, अब मान 5 लोग हैं, 5 लोग हैं, मान के चलो 5 लोग, एक कुछ और कह रहा है, दूसरा कुछ और कह रहा है, तीसरा कुछ और कह रहा है, तो इनके आपस में कभी बनती ही नहीं थी। ठीक है ना, इसलिए नेपोलियन बोनापार्ट नामक मिलिट्री तानाशाह के लिए दरवाजे खुलने लगे। 1804 में जो है नेपोलियन फ्रांस का बादशाह बन गया। अब क्या होगा भाई, देखो सबसे पहले क्या आया, सबसे पहले लोकतंत्र था। लोकतंत्र यानी कि आप बोल सकते हो एक संवैधानिक राजतंत्र था, जहां पर राजा भी था और लोकतंत्र भी था। उसके बाद खत्म हुआ, कौन सी कन्वेंशन आ गई। ठीक है ना, लोगों को अधिकार हो गया, फ्रांस को गणतंत्र बना दिया गया। फिर उसके बाद क्या हुआ, ये भी खत्म हो गया। फिर उसके बाद डायरेक्टरी आ गई, डायरेक्टरी का शासन आया। अब भैया डायरेक्टरी को भी खत्म कर दिया गया। अब कौन आ गया, अब भैया इसी के बीच में जब ये डायरेक्टरी आपस में लड़ रही थी, तो एक बहुत बड़े मिलिट्री के जनरल थे नेपोलियन बोनापार्ट। ठीक है, इनका शासन आ जाता है। अब आप देखोगे कि फ्रांस में फिर से क्या आ जाती है, फ्रांस में फिर से एक बोल सकते हो राजतंत्र आ जाता है। मतलब जहां से शुरू किया था वहीं पे आ गए, फिर से फ्रांस में क्या आ गया, एक राजतंत्र आ गया। ठीक है, तो अब क्या होता है, 1804 में जो है नेपोलियन फ्रांस जो है, जब भैया राजनीतिक तरीके से पूरा टूट चुका था भैया फ्रांस, उस समय जो है 1804 में भैया नेपोलियन, जो कि एक बहुत अच्छे लीडर थे, बहुत मजबूत लीडर थे, इनमें बहुत दिमाग था, काफी अच्छा नेतृत्व करते थे, ये जो है बेटा पावर में आ जाते हैं। ठीक है, ये जो है आप बोल सकते हो पावर में आ जाते हैं। इनकी कहानी अभी और भी है, लेकिन वो दूसरे चैप्टर में बेटा। ठीक है, अच्छा महिलाओं की बात कर लेते हैं। क्या महिलाओं के लिए भी क्रांति हुई थी? तो देखो, महिलाएं शुरू से ही फ्रांस समाज में अहम परिवर्तन लाने वाली गतिविधियों में शामिल हुआ है। तो देखो, जब फ्रांसीसी क्रांति हुई थी, अब महिलाओं को अधिकार तो नहीं मिले थे, लेकिन इन्होंने अपनी क्रांति में बेटा पूरा योगदान दिया था। महिलाओं की अगर मैं बात करूं तो, ठीक है ना, ज्यादातर महिलाएं जीविका निर्वाह के लिए काम करती थी। वे सिलाई, बुनाई,
कपड़ों की धुलाई करती थी, बाजारों में फल फूल सब्जियां बेचती थी। तो ये जो आज के टाइम पे महिलाएं काम करती है ना, देखा होगा वैसे ही पहले महिलाएं काम करती थी, घर के जो काम है वो संभालती थी ज्यादा, ठीक है ना। वैसे उनके उनके जो पढ़े लिखे वाले जो काम होते हैं, लाइक पहले महिलाएं पढ़ने का अधिकार ही नहीं था उन्हें, ठीक है। जो पढ़ी लिखी महिलाएं होती थी, यानी कि जो कुलीन वर्ग की महिलाएं थी, सिर्फ उन्हें ही पढ़ने का अधिकार था। गरीब में तो महिलाओं को पढ़ने का अधिकार ही नहीं था, ठीक है ना। तो ये पहली चीजें थी। ज्यादातर जो महिलाएं थी, ज्यादातर महिलाओं के पास पढ़ने लिखने के मौके नहीं थे, वह मौके केवल कुलीन वर्ग की जो लड़कियां थी उनके पास, तो धनी वर्ग के लोग हैं, ठीक है। इसके बाद उनकी शादी कर दी जाती थी। अब भाई उनकी शादी भी कर दी जाती थी, अरेंज मैरिज कर दी जाती थी। जैसे होता है ना इंडिया में अरेंज मैरिज नहीं होती, वहां पे भी होती है। तो उनसे बिना पूछे जो है, उनके बिना मनपसंद के जो है उनकी शादी करवा दी जाती थी और उनके अपने परिवार का पालन पोषण करना होता था, जैसे खाना पकाना, पानी लाना, ठीक है, लाइन लगाकर पाव रोटी लाना और बच्चों को देख रेख करना। उनकी मजदूरी पुरुषों की तुलना में कम थी और उनकी जो मजदूरी थी हमेशा की तरह भैया उनकी मजदूरी जो थी, उन्हें जो वेजेस मिलते थे, जो पैसा मिलता था, वो पुरुषों की तुलना में जो है कम दिया जाता था, ठीक है। उनके पुरुषों की तुलना में जो है उन्हें कम पैसा दिया जाता था। उनकी एक प्रमुख मांग थी कि वे महिलाओं को पुरुषों के समान जो है राजनीतिक अधिकार प्राप्त होने चाहिए। तो उनकी एक क्या मांग थी? उनकी मांग ये थी बेटा कि जो महिलाओं के पास राइट है, महिलाओं के पास अधिकार जो है वो पुरुषों के बराबर होने चाहिए। लेकिन उनके पास तो बेटा कुछ अधिकार थे ही नहीं। उन्हें वोट डालने तक का अधिकार जो है बेटा वो 1946 में मिला है। 1946 में महिलाओं को फ्रांस में जो है वोट डालने का अधिकार मिला। फ्रांस कितनी साल पहले आजाद हो चुका था, लेकिन उन्हें वोट डालने का अधिकार महिलाओं को उन्होंने 1946 में दिया है। तो काफी महिलाओं ने मशक्कत की है भाई, ठीक है ना। अब क्या हुआ भाई? ठीक है, महिलाओं के जीवन में सुधार लाने के लिए कदम उठाए, बिल्कुल उठाए भाई। क्रांतिकारी सरकार ने महिलाओं के जीवन में सुधार लाने के लिए जो है कुछ कदम उठाए, जैसे सरकारी विद्यालयों की स्थापना की भाई, जिसमें महिलाओं को भी पढ़ने की आजादी थी, ठीक है। अब पिता उनके बिना मर्जी के जो है शादी नहीं करवा सकते थे, ठीक है। अब महिलाएं व्यवसायिक प्रशिक्षण ले सकती थी, कलाकार बन सकती थी और छोटे मोटे व्यवसाय भी कर सकती थी। तो अब भैया यहाँ पे थोड़े से अधिकार मिलने शुरू हुए। पहली बात तो अब इनकी बिना किसी मर्जी के इनकी कोई शादी नहीं करवाएगा, इन्हें पढ़ने लिखने की आजादी दे दी, इन्हें छोटे मोटे व्यवसाय करने की जो है आजादी दे दी। तो ये सारे जो अधिकार है वो इन्हें धीरे धीरे जो है मिल रहे थे। इन्होंने आंदोलन किए थे बेटा, फ्री में नहीं दिए थे इन्होंने आंदोलन भी किए थे, ठीक है। अब बात करते हैं भैया दास प्रथा का उन्मूलन मतलब खत्म करना। तो दास प्रथा जो है खत्म कर दी गई थी। तो दास व्यापार 17वीं शताब्दी में शुरू हुआ था। फ्रांसीसी सौदागर बंदरगाह से अफ्रीका तट पर जहाज ले जाते थे, वहां से स्थानीय सरदारों में से दास खरीदते। होता क्या था सुनो बेटा, फ्रांस जो है बेटा कहां पे है? ये यूरोप में है, ठीक है। अब ये करते क्या थे? ये अफ्रीका से बहुत सारे जो दास हैं वो खरीद के लाते थे और कहां बेचते थे बेटा? ये यहाँ पे जो बंदरगाह है, फ्रांसीसी सौदागर कहां है? बंदरगाह से अफ्रीका तट पर जहाज ले जाते थे, जहां पे वे स्थानीय सरदारों से दास खरीदते थे। अब इन्हें दास की जरूरत पड़ती थी, मतलब काम करवाने के लिए जो लोग हैं उनकी जरूरत पड़ती थी। तो ये अफ्रीका जाते थे। अफ्रीका में जो इनके जो लोग हैं, वहां के जो लोग हैं, उनका ठेकेदार हुआ करता था, वो दास बेचा करता था। तो इनसे ये दास खरीद के जो है ले जाया करते थे और इनसे काम करवाया करते थे, ठीक है। दासों को हथकड़ी डालकर अटलांटिक महासागर के पार कैरिबियाई देशों तक 3 महीने की लंबी समुद्री यात्रा के लिए जहाजों में ठूस दिया जाता था। वहां उन्हें बगान मालिकों को बेच दिया जाता था। अब होता क्या था भाई, इनकी मैंने पहले बताया था कि इन्होंने अलग अलग देशों में जो है अपने राज बना रखे थे, फ्रांस ने, ब्रिटेन ने। तो इनका काम क्या होता था? ये जो दास थे बेटा, इन्हें एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता था और इन्हें वहां पे बगानों में जो है इनसे काम करवाया जाता था, ठीक है। बोर्दो और नांते जैसे बंदरगाह फलते फूलते दास व्यापार के कारण ही स्मृत नगर बन पाए थे। 18वीं सदी में फ्रांस में दास प्रथा की ज्यादा निंदा नहीं हुई, लेकिन सन 1794 के कन्वेंशन ने फ्रांसीसी उपनिवेशों से सभी देशों की मुक्ति का कानून पारित किया था। अब यहाँ पे हुआ क्या? देखो, फ्रांस की अगर मैं बात करूं बेटा, यहाँ पे जब नेपोलियन आ गया था बेटा, जब नेपोलियन आ गया था उस टाइम जो है ये दास प्रथा फिर से शुरू हो गई थी। लेकिन उससे पहले जब कन्वेंशन का रूल आया था, याद करो, जैकोबियन का जब रूल आया था, उस समय जो है बेटा दास प्रथा को जो है बैन कर दिया गया था। तो दास प्रथा का सीन ये है कि अब तो दास प्रथा बिल्कुल बैन हो चुकी है बेटा। लेकिन पहले क्या था, फ्रांस में पहले ये खूब चल रहा था, अच्छे से चल रहा था। उसके बाद क्या हुआ? बैन हो जाता है, लेकिन फिर से ये जो है स्टार्ट हो जाता है। नेपोलियन जब आता है ये दास प्रथा को फिर से शुरू कर देता है, ठीक है। तो ये सारी जो चीजें थी बेटा वो चैप्टर में थी। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। अब क्या है भाई, अब यहां पे नेपोलियन राज कर रहे हैं, लेकिन नेपोलियन का भी अंत होगा। उसके बाद क्या होगा? फ्रांस फाइनली 1848 में जो है बेटा आजाद हो पाएगा। अच्छा, फ्रांसीसी क्रांति पढ़ना जरूरी क्यों है बेटा? क्योंकि फ्रांसीसी क्रांति के बाद बेटा जो ये कॉन्सेप्ट है बेटा लिबर्टी का, आजादी का, ठीक है ना, इन सबके जो कॉन्सेप्ट है लोगों को समझ में आए। आज के टाइम पे आप जो देखते हो ना डेमोक्रेसी, तो कहीं ना कहीं फ्रांस की ही देन है बेटा, ठीक है ना। ये कहीं ना कहीं किसकी देन है? कहीं ना कहीं फ्रांस की ही देन है। तो आई होप आपको ये जो पूरा चैप्टर है ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है ना। वन शॉट था, सब कुछ कवर हो गया इसमें, ठीक है। चलिए, तो मिलेंगे हम अगली क्लास में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। गुड बाय, टेक केयर।